This is Mohammad Abdullah. I will introduce myself later. This session is concisely and precisely for CSS 2026. और हम सबको ये पता है कि हमारे पास सिर्फ अब 4 से 5 महीने हैं, तो इट्स जस्ट लाइक अराउंड द कॉर्नर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हमेशा एक दुआ से स्टार्ट करता हूँ अपना सेशन, और वो दुआ है प्रेयर ऑफ सेरेनिटी। हज़रत सुलेमान को अल्लाह ताला ने ये दुआ सिखाई थी, और इस दुआ में 3 चीज़ें हैं सिर्फ। गॉड ग्रांट मी सेरेनिटी टू एक्सेप्ट द थिंग्स आई कैन नॉट चेंज। गॉड ग्रांट मी करेज टू चेंज द थिंग्स आई कैन, एंड द विजडम टू नो द डिफरेंस। अब ये 3 चीज़ें हैं, और ये दुआ में सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो सबसे पहली चीज़ है कि मेरे रब मुझे सब्र दे उन चीज़ों पर जिनको मैं बदल नहीं सकता। मेरे रब मुझे हिम्मत दे उन चीज़ों के लिए जिनको मैं बदल सकता हूँ, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मुझे विजडम दे इन दोनों में फ़र्क जानने के लिए। तो हमारा पूरा CSS का जर्नी, PMS का जर्नी इसी दुआ के इर्द गिर्द ओरिएंट करता है। और आगे जाके मैं समझाऊंगा ये रेलेवेंट किस तरह है यहाँ पे। माई सेल्फ मोहम्मद अब्दुल्ला, आई स्कोर्ड 79 इन CSS 2024। आई स्कोर्ड 160 इन PMS. I have MPhil degree in public administration where I stood second. Other than that, I have many relevant courses from United Nations Institute of Peace, from University de Genève, Switzerland, and Harvard and Oxford. Other than that, I have 12 other certifications too, but these are the most relevant for this course. Starting from the very first thing, कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है हमें ऑप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब इसमें जो सबसे पहली बात है, अगर आप लोगों को टेबल नज़र आ रहा है स्क्रीन पे, आप लोगों के साथ मैंने स्क्रीन शेयर की है, तो इसके ऊपर मैंने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स मेंशन किए हुए हैं फ्रॉम 2018 टू 2022। तो अगर हम देखें 2018 में हमारे पास अराउंड 2000 स्टूडेंट्स थे। फिर एक शार्प डिक्लाइन आया, 1000 के करीब आ गए, फिर राइज आया, 2000 के करीब हो गए, 1300 एंड 1200, और अब जो लास्ट ईयर जितने लोगों ने इसको ऑप्ट किया था देवर अराउंड 1200। सो एक चीज़ हमें यहाँ से पता लगती है कि इस सब्जेक्ट में एज़ कम्पेयर टू पॉलिटिकल साइंस, IR, इकोनॉमिक्स, कंपटीशन बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है। तो दिस इज़ वन ऑफ द वेरी गुड रीजंस टू ऑप्ट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। उसके अलावा जो एक और अच्छी बात है, हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो सब्जेक्ट है वो पॉलिटिकल साइंस के साथ, पाकिस्तान अफेयर के साथ, और बहुत बहुत सारे दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ ओवरलैप करता है। अच्छा, अभी क्वेश्चन आया है कि 2023, 2024 और 2025 के स्टार्ट्स क्या हैं। 2025 के स्टार्ट्स मैंने आपको बताए हैं कि 1200 के करीब हैं। ये रिपोर्ट होती है जो कि कॉन्फिडेंशियल होती है। 1 साल या 2 साल के बाद FPSC खुद इसको पब्लिक करता है एनुअल रिपोर्ट के नाम से। आपको ये इनकी वेबसाइट पे मिल जाएगी, जिसके अंदर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स भी मेंशन किए होते हैं, और उसके बाद एग्जामिनर एनालिसिस रिपोर्ट भी मेंशन की होती है सारी की सारी। तो ये जो रिपोर्ट है ये है 2022 की। ठीक है। और 26 का भी एग्ज़ाम नहीं हुआ, तो इसलिए अभी उसका हम एनालिसिस नहीं कर सकते। बिफोर स्टार्टिंग हम लोग कुछ कॉमन मिस्टेक्स देखेंगे जो कि इस रिपोर्ट में मेंशन की हुई थी। और वो कॉमन मिस्टेक्स सर उस्मान ने एक वीडियो भी बनाई थी कल, मोर और लेस वो सारी की सारी सेम है। स्टार्ट करते हैं जी हम फ्रॉम द वेरी फर्स्ट, कि लोगों को कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होती सब्जेक्ट की, कि उनके पास बेसिक्स उतनी स्ट्रांग नहीं होती कि वो उसको रेफर कर सकें, कोट कर सकें। इन कंटिन्यूशन ऑफ दिस, लोगों के पास रेफर करने को मटेरियल नहीं होता। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ख़ास तौर पे जो एग्जामिनर ने एनालिसिस दिया है उसके अंदर उसने प्रिसाइजली ये लिखा है कि नो रेफरेंस ऑफ न्यूज़पेपर्स बाय मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमें पब्लिक एड को पढ़ना है तो उसके रेफरेंसेस के लिए हमें न्यूज़पेपर को कंसल्ट करना पड़ेगा। न्यूज़पेपर हमने वैसे भी डेली स्किम रीड करना होता है। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ने के लिए, हमें उसको रिलेट करने के लिए, हमें न्यूज़पेपर रोज़ देखना होगा। हम आगे जाके देखेंगे कि किस तरह हम थ्योरी को रिलेट करते हैं और किस तरह न्यूज़पेपर के साथ उसको हम कोहेजन उसकी डेवलप करेंगे, जिस जिस तरह हमारा सेशन आगे की तरफ जाएगा। मूविंग ऑन, एब्सेंस ऑफ लेक्सिकोलॉजी। लेक्सिकोलॉजी हम कहते हैं लिटरल मीनिंग को, जो वर्ड्स होते हैं उनकी स्टडी को। ठीक है। तो लेक्सिकोलॉजी जिस तरह पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, अगर क्वेश्चन ही आए कि व्हाट इज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो
उसके अंदर फिर पहले मैं डिफाइन करूंगा कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है क्या, ये वर्ड इमर्ज कहाँ से हुआ, इस वर्ड का मीनिंग क्या है। उसके बाद क्वेश्चन आते हैं, जिस तरह लेट्स सपोज एक क्वेश्चन आता है कि करप्शन को पाकिस्तान में किस तरह एलिमिनेट किया जा सकता है। बच्चे क्या करते हैं कि वो डायरेक्ट रीजंस पे, कॉजेस पे, सॉल्यूशंस पे चले जाते हैं। लेकिन उससे पहले जो सबसे पहले आपने काम करना होता है वो रिलेट करना होता है क्वेश्चन को विद सम थ्योरी। फिर इसी तरह उसका कॉन्टेक्चुअल एनालिसिस करना होता है। जो सारे सब्जेक्ट्स में आपका एसए हो, प्रेसी हो, आपका पाकिस्तान अफेयर हो, कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट हो, उसमें जो सबसे कॉमन चीज़ है वो है पुअर ग्रामर एंड सिंटैक्स। कि बच्चे कम्युनिकेट नहीं कर पाते वो क्या कहना चाह रहे हैं और क्या वो नहीं कहना चाह रहे। इसी तरह सेकंड लास्ट जो है वो हमारे पास ये है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हमने ये देखा है कि दो बड़े मसले होते हैं। एक तो क्वेश्चन बहुत लेंथी होते हैं, और दूसरे नंबर पे क्वेश्चन के कई सारे पार्ट्स होते हैं। 24 में भी ऐसा था, 21 में भी ऐसा था। कुछ साल 17, 18, 19 में ऐसा नहीं हुआ, लेकिन उससे पहले भी हमेशा क्वेश्चन बहुत लेंथी होते थे। और उसके साथ साथ ये होता था कि उसके मल्टीपल पार्ट्स होते थे। तो एग्जामिनर रिपोर्ट हमें ये बताती है कि स्टूडेंट्स फेल टू एड्रेस ऑल द पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन। और जब ये सारा कुछ अगर किसी में हो भी, तो मार्क्स लेने के लिए जो इससे भी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये चीज़ है कि अगर आपने कोई थ्योरी दी है, आपने कोई क्लेम किया है, तो आपको उसका एविडेंस देना पड़ता है। एविडेंस से मुराद क्या है कि जिस तरह अगर मैं ये कहूँ कि पाकिस्तान में प्राइवेटाइजेशन हो रही है, तो इसका एविडेंस क्या है कि पीआईए के प्राइवेटाइजेशन के लिए बहुत सारी चीज़ें हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारी स्टेप्स लिए जा रहे हैं, कमिटीज बन रही हैं, पब्लिक सेक्टर को प्राइवेटाइज किया जा रहा है, जॉब्स रिडंडेंट होती जा रही हैं। और जॉब्स की नेचर जो है वो मोर और लेस सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर को जो मैनेज करने के लिए हैं वही वही रह रही हैं। इसके अलावा और भी हम आगे बहुत सारी केस स्टडीज पढ़ेंगे कि प्राइवेटाइजेशन किस तरह हो रही है और उसके क्या क्या एविडेंसेस हैं। तो ये तो इनिशियली हमने ये देखा कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है इसके कैंडिडेट्स कितने हैं, हमें क्यों ऑप्ट करना चाहिए, और अगर हम ऑप्ट करेंगे तो हमें गलतियां कौन सी नहीं करनी। ठीक है, तो आप ये नोट्स आप लोगों के साथ शेयर हो जाएंगे वैसे तो। लेकिन अगर आप लोग स्क्रीन शॉट लेना चाहें, नोट करना चाहें, तो आप नोट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा जी। अब इन्हीं पैरामीटर्स पे हम लोग अब चलेंगे अपने लेक्चर को लेके। और हमारा जो पूरा का पूरा सेशन होगा वो इन्हीं यार्ड स्टिक्स को फॉलो करेगा। अच्छा, हम नेक्स्ट पेज पे अब चल रहे हैं। नेक्स्ट पेज जो है, हम थोड़ा सा सिलेबस को देखेंगे कि अगर आप लोगों को ये विजिबल है। कोई एक बच्चा सिर्फ कंफर्म कर दे कि आपको सिलेबस वाली स्लाइड विजिबल है। चलें, ठीक है, थैंक यू। अच्छा जी। अब हम ये देख रहे हैं कि हर हर जो सब्जेक्ट होता है एफपीएससी ने उसका सिलेबस दिया होता है, और उस सिलेबस में डिफरेंट सेक्शंस बने होते हैं। ठीक है, उन सेक्शंस को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों देखना इंपॉर्टेंट है? हम इसको यूं देखते हैं कि दिस इज द सिलेबस गिवन बाय एफपीएससी इन द सेक्शन 1 ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अगर मैं इसको सम अप करूं, पूरा रीड ना भी करूं, तो ये वाला जो पार्ट है ये की कॉन्सेप्ट से है। ठीक है, ये वाला पार्ट जो है दिस इज फ्रॉम द की कॉन्सेप्ट्स। अब वो क्या है कि पब्लिक एड का स्कोप क्या है सोसाइटी में, पब्लिक एड के इश्यूज क्या हैं, थ्योरी और प्रैक्टिस में क्या डिफरेंस है, डेमोक्रेसी और ब्यूरोक्रेसी का क्या फर्क है, फिर पॉलिटिक्स वर्सेस एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह हम इसको लेके चलेंगे, एफिशिएंसी वर्सेस इक्विटी क्या है, कोर प्रिंसिपल्स क्या हैं पब्लिक एड के। और फिर इसी तरह डेफिनेशंस आ जाती हैं। फिर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है न्यू पब्लिक सर्विस, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और हिस्टोरिकल रूट्स इन पाकिस्तान। अब सबसे पहले सिलेबस स्टार्ट करने से पहले इन चीज़ों को देखना इसलिए इम्पोर्टेंट है ताकि हमें पता लगे कि इसके कंटेंट्स क्या हैं, हमने अपनी प्रेपरेशन को बाउंड्री किस तरह बनानी है, उसको बाउंड किस तरह करना है। तो मैंने क्या किया है कि मेरे पास पूरा एनालिसिस बना हुआ है फ्रॉम 2016 से 2025 तक। और ये सेक्शन 1 का नहीं, सारे सब्जेक्ट्स का बना हुआ है। जिस जिस तरह हम सेक्शंस करते जाएंगे मैं आप लोगों के साथ शेयर करता जाऊंगा। वैसे एक्सेल की फाइल है, वो मैं एक बार भी शेयर कर सकता हूँ आप लोगों के साथ ग्रुप में। तो अगर हम ये देखें तो 2016 से लेकर 25 तक, 2018 के अलावा ऑलमोस्ट हर ईयर में सेक्शन 1 से क्वेश्चन आया हुआ है। 2016 से 24 तक, 25 तक, हर सेक्शन हर बार सेक्शन 1 से एक क्वेश्चन आया हुआ है।
ये इम्प्लाई करता है कि ये सेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो इसी तरह हम सेक्शन वाइज बनाएंगे एनालिसिस, और फिर उन क्वेश्चंस को, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पहले प्रिपेयर करेंगे। आफ्टर दैट फिर हम क्या करेंगे कि जो क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड होंगे उनको भी देखेंगे। अच्छा जी, मूविंग ऑन, हम लोग चलते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड पे। अगर इस स्लाइड पे किसी बच्चे का कोई सवाल है, वो टाइप करके पूछ सकता है या बोल के पूछ सकता है, अदरवाइज फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चलता हूँ। चलें जी। अब ये देखें, ये मेरे अपने बनाए हुए नोट्स हैं, जिसमें मैंने क्या किया था कि ओवर द टाइम, ये पीएमएस का है मेरे ख्याल से जो मैंने शेयर किया यहाँ पे। इसमें मैंने ईयर वाइज क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। सॉरी, यहाँ पे ईयर्स हैं हॉरिजॉन्टली, और वर्टिकली जो है ये मेरे पास क्वेश्चंस हैं जो हर साल आए हैं। इसी तरह ये पॉलिटिकल साइंस का मैंने बनाया हुआ है। इससे आपको अंदाज़ा हो जाता है किस साल किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। अच्छा, अब ये एनालिसिस आप लोग खुद भी कर रहे होंगे आई होप, और ये इंपॉर्टेंट भी है, सर उस्मान भी प्रोवाइड कर देते हैं। लेकिन मैं ये सजेस्ट करूंगा कि एक बार आप लोग ये खुद से करें, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि क्वेश्चंस की नेचर क्या होती है और उनका पैटर्न क्या है। जिस तरह लास्ट ईयर पीएमएस और सीएसएस के जो पब्लिक एड के क्वेश्चंस आए थे, वो सारे के सारे 2009 या 2010 के पेपर में से उन्होंने एज इट इज़ कॉपी करके पेस्ट कर दिए थे। तो ये आपको अंदाज़ा तब होता है जब आपने सारे पेपर्स देखे होते हैं। और जस्ट इन केस कि अगर आप लोगों के पास पास्ट पेपर्स अवेलेबल नहीं हैं, तो लीगल वर्सिटी के ऊपर सारे के सारे अवेलेबल हैं, लीगल वर्सिटी या सीएसएस पॉइंट के ऊपर अवेलेबल हैं। अच्छा जी, मैं नेक्स्ट पेज पे चल रहा हूँ। आप जो नेक्स्ट पेज है, दैट्स जस्ट अबाउट द क्वेश्चंस, कि अभी तक जो हमने देखी हैं कुछ चीज़ें, उन चीज़ों में क्या है कि हमने सबसे पहले देखा कि कैंडिडेचर कितना है हमारे पास, और ये सब्जेक्ट ऑप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एक चीज़ मैं इसमें और ऐड कर दूं कि लास्ट थ्री ईयर से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का स्कोर बहुत ज़्यादा आ रहा है। जो एनुअल रिपोर्ट होती है उसके अंदर एक और चीज़ उन्होंने मेंशन की होती है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्कोर्ड मोर देन 80%, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्कोर्ड मोर देन 60%। तो 80% से ऊपर जो स्टूडेंट्स हैं, दे आर मोर देन 10%, जिसका मतलब ये है कि अराउंड 150 स्टूडेंट्स ने 80% के करीब स्कोर किया है। तो लास्ट 3 ईयर से इसका जो ट्रेंड जा रहा है, दैट्स वेरी स्कोरिंग। अब अक्सर जिनका पब्लिक ऐड होता है उन्हें डिस्करेज किया जाता है कि आप पब्लिक ऐड ना रखें, बहुत लेंथी सिलेबस है इसका, और बहुत कॉन्सेप्चुअल है, कभी पॉलिसी पूछ लेती है गवर्नमेंट, कभी क्या पूछ लेती है। तो मैं एक चीज़ सिर्फ ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों को खुद से कॉन्फिडेंस है, आप लोग इसके ऊपर लिख सकते हैं इन अ क्रिएटिव मैनर, कि अगर आप एक आउट ऑफ द बॉक्स जाके इसके ऊपर लिख सकते हैं तो ये सब्जेक्ट स्कोर देता है। ठीक है। तो अभी तक की जो स्लाइड्स हैं हमारी, उनमें से अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ पूछ सकते हैं आप लोग, अदरवाइज फिर हम टॉपिक की तरफ चलते हैं। चलें जी, मूविंग ऑन, हम लोग अपने फर्स्ट टॉपिक पे चलते हैं आज के, और वो है एंटायरली बेसिक्स के ऊपर। ठीक है। जी बच्चे, इस सब्जेक्ट में जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस होते हैं वैसे वो एनालिसिस बेस ही होते हैं। इस वजह से मैं ये कह रहा था कि आप अगर क्रिएटिव हैं और एनालिसिस करना आपको आता है, वो हम वैसे सीखेंगे भी, तो अगर एनालिसिस आप लोगों को करना आता है तो हम इस सब्जेक्ट को कैटर कर सकते हैं। बाकी एक बच्चे का सब्जेक्ट सिलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, तो वो मैं एंड पे एड्रेस करूंगा, क्योंकि बाकी सब लोग वेट करेंगे तो उनके टाइम का ज़्यादा होगा। इस वजह से लास्ट पे बच्चे मैं आपको एड्रेस करूंगा। चलें जी, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से। इस ये टॉपिक, अगर आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट है या नहीं है, इन बोथ केसेस ये वाला जो हमारा टॉपिक है, ये सब के लिए इक्वली रेलेवेंट है। उसकी रीज़न क्या है, इसके अंदर बेसिक की टर्मिनोलॉजीज होंगी, पब्लिक एड का इंट्रोडक्शन होगा, थोड़ी सी हिस्ट्री होगी, और उसके बाद जैसे हम मूव ऑन करेंगे तो एक क्वेश्चन हम थोड़ा सा स्पेसिफिक करेंगे जो कि प्राइवेटाइजेशन और न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के ऊपर होगा। अच्छा जी, हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। उसकी लेक्सिकोलॉजी क्या है, कि इस लफ्ज़ का मतलब क्या है, इस लफ्ज़ के ओरिजिन क्या है। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, पब्लिकस एंड एडमिनिस्ट्रेयर। पब्लिकस का मतलब पब्लिक है,
ऑफ द पीपल है, जिसका मतलब होता है लोग, जिसका मतलब है, और एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है टू सर्व और टू मैनेज, ये किसी की खिदमत करना या किसी को मैनेज करना। मैनेज करने की हम आगे डेफिनेशन देखेंगे वो क्या होती है, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग अभी लेक्सिकोलॉजी हमें ये बताती है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दो वर्ड से निकला है, पब्लिकस एंड एडमिनिस्ट्रेटर, और इस चीज को मेंशन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये मैंने लिया कहाँ से है? सबसे पहली बात, ये मैंने कलेक्ट किया है मीरियम वेबस्टर डिक्शनरी। ये आईओएस पे भी होती है, एंड्रॉयड पे भी होती है, और इसकी वेब भी है, ठीक है। और इवन इस्लामियात के भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने अपनी अटेम्प्ट में मीरियम वेबस्टर से उसकी डेफिनेशन लेके मेंशन किया था कि ये यूनिवर्सली इसकी डेफिनेशन ये होती है। अब हम आते हैं इसके लिटरल मीनिंग पे। हमें ये पता लग गया कि इस वर्ड का मतलब है टू सर्व द पीपल और टू मैनेज द पीपल, ठीक है, और टू मैनेज द अफेयर्स ऑफ द पीपल। अब हम आते हैं इसके लिटरल मीनिंग के ऊपर कि इसके लफ्जी मायने क्या है। तो इसका मतलब है मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स। किसी भी इंसान के, किसी भी स्टेट के, किसी भी इंस्टीट्यूशन के जो मैटर्स होते हैं, उनको एक प्रॉपर तरीके से लेके चलना, मैनेज करना, इसका मतलब है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, या एडमिनिस्ट्रेशन खाली। अब एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक की भी होती है, प्राइवेट की भी होती है। अगर गवर्नमेंट सेक्टर की हम बात करेंगे तो इसको प्रिसाइजली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कह देंगे, और प्राइवेट सेक्टर की बात करेंगे तो खाली एडमिनिस्ट्रेशन हम कह देंगे। अब एडमिनिस्ट्रेशन के और मैनेजमेंट के दो इसेंशियल एलिमेंट्स हैं। उसमें सबसे पहले एक कलेक्टिव एफर्ट होती है कि सारे मिलके एफर्ट करते हैं फॉर अ कॉमन पर्पस। इसकी एग्जांपल अगर हम लें बहुत बेसिक लेवल से, तो उसकी एग्जांपल ये है कि सर उस्मान जो हैं, वो कुछ लोगों के साथ मिलके एक कलेक्टिव एफर्ट कर रहे हैं। उसका पर्पस क्या है कि क्वालिटी मटेरियल प्रोवाइड किया जाए स्टूडेंट्स को, या क्वालिटी लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएं। अगर उससे भी हम बेसिक डेफिनेशन पे जाएं या बेसिक एग्जांपल पे इसकी जाएं, जिसको आप कोट भी कर सकते हैं, वो ये है कि आपके घर में कोई काम आता है, लेट्स सपोज वेडिंग है किसी की, तो वो एक बंदा मैनेज नहीं कर सकता। तो कलेक्टिव पर्पस सबका क्या हुआ? वेडिंग। और उसके लिए कलेक्टिव एफर्ट सारे मिलके करते हैं, एंड गोल सबका सेम होता है, जिसके लिए सारे मिलके अपनी अपनी जगह पे अपने अपने एंड से एफर्ट पुट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो मैनेजमेंट को या एडमिनिस्ट्रेशन को हम डिफाइन इस तरह कर सकते हैं कि अ कोऑपरेटिव ह्यूमन एंडेवर, एंडेवर का मतलब होता है एफर्ट, टू अचीव गोल्स। तो ये जी हमारे पास बेसिक सी डेफिनेशन बन गई ऑन द बेसिस ऑफ लेक्सिकोलॉजी एंड लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड। आई नो कुछ बच्चे होंगे जिन्होंने पहले से इस सब्जेक्ट को पढ़ा होगा। तो इसमें एक चीज़ याद रखनी है कि हमने सबको साथ लेके चल रहे हैं, तो इसलिए मैं बेसिक से चल रहा हूँ। तो फॉर द टाइम बीइंग अभी आप इस चीज़ को याद रखिएगा कि मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन हम लोग रिपीटेडली यूज़ करेंगे, ये दो वर्ड्स। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इन दोनों वर्ड्स को इंटरचेंजेबली एक दूसरे के साथ बदल के हम यूज़ कर सकते हैं, एज अ सिनोनिम्स यूज़ कर सकते हैं, एज अ रिप्लेसमेंट यूज़ कर सकते हैं, कि जहाँ पे आपने एडमिनिस्ट्रेशन का वर्ड लगाया वहाँ पे आप मैनेजमेंट का भी लगा सकते हैं, ठीक है। ये जी हमारी बन गई है अब बेस इस वर्ड की, कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या है, उसके लिए कौन कौन से वर्ड यूज़ होते हैं, ये डिराइव कहाँ से हुआ है, लैटिन से, ठीक है। और इसके दो ही एलिमेंट है, कलेक्टिव एफर्ट एंड कॉमन पर्पस। मूविंग ऑन, क्या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट नया है? तो अगर मैं इस चीज को देखूं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट उतना ही पुराना है जितनी कि ह्यूमन सिविलाइजेशन है। अब सिविलाइजेशन कितनी पुरानी है? सिविलाइजेशन के बारे में एक कोट है बड़ा फेमस पब्लिक एड में ही, सिविलाइजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम फार्मर्स हट। फार्मर्स हट के एक किसान की जब झोंपड़ी बनी, जब एग्रीकल्चरल सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई, तब से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एग्जिस्ट करती है। हम देखेंगे ये किस तरह एग्जिस्ट करती है, कि एक फार्मर का जो हट होता है उसके अंदर एक फैमिली होती है। उस फैमिली की कुछ वैल्यूज होती हैं, कुछ नॉर्म्स होती हैं, कुछ उसके प्रिंसिपल्स होते हैं, और वो मिल के काम करते हैं। जिस तरह पुराने दौर में क्या होता था कि अगर किसान खुद हार्डवर्क करता था, एग्रीकल्चरल सीडिंग करता था, सोइंग करता था, तो उसकी बीवी जो होती थी वो हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को देखती थी। बच्चे जो होते थे वो सम हाउ किसी ना किसी तरह उनकी हेल्प कर रहे होते थे। तो मिलजुल के जो काम किया जाता है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आता है। तो इसको प्रिसाइजली जब आप कोट करेंगे तो आप इस तरह कोट करेंगे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन प्रैक्टिस थेरी में नहीं, प्रैक्टिस में ये उसी वक्त शुरू हो गई थी जब कुछ लोगों का एक ग्रुप था,
और उनसे कोई एक वजनी चीज नहीं उठाई गई थी और उन्होंने मिल के उसको लिफ्ट करने की कोशिश की। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थेरी में तभी स्टार्ट हो गई थी, सॉरी प्रैक्टिस में तभी स्टार्ट हो गई थी। इसकी अगर आपने एकेडमिकली एग्जाम्पल देनी है तो आपने इजिप्शियन पिरामिड्स का बताना है। ये 15th सेंचुरी में बनी और ये कलेक्टिव एफर्ट थी, हजारों लोगों ने मिलकर इसको बनाया। और क्योंकि उनका गोल कॉमन था और वो सारे डिफरेंटली अपने अपने रोल प्ले कर रहे थे, तो इसलिए ये भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। इसी तरह हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो ये मशहूर इसलिए हैं कि इनका ड्रेनेज सिस्टम, इनकी सिविलाइजेशन, इनकी एडमिनिस्ट्रेशन हमारे से ज़्यादा ऑर्गेनाइज थी आज से हजारों साल पहले। तो ये भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के प्रिंसिपल्स को प्रैक्टिस कर रहे थे, थेरी में नहीं। थेरी कब शुरू हुई थी हम उसको देखते हैं। तो अब अभी तक हमने ये एस्टेब्लिश कर लिया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन उतना पुराना है जितनी कि सिविलाइजेशन पुरानी है। लेकिन एज अ फॉर्मल सब्जेक्ट इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में या थ्योरी में ये स्टार्ट हुआ फ्रॉम 1916, वर्ल्ड वॉर के दरमियान में। अब हम उसको भी देख लेते हैं कि तब ही ये क्यों स्टार्ट हुआ। आप लोगों में से कुछ बच्चों की पॉलिटिकल साइंस होगी और कुछ बच्चों का आईआर होगा, लेकिन उन दोनों में एक कॉमन कॉन्सेप्ट है, लेसिस फेरे। एक इकोनॉमिस्ट था जिसने लिखी थी वेल्थ ऑफ नेशंस, ठीक है, एडम स्मिथ, 1775। ठीक है, 1775, एडम स्मिथ, वेल्थ ऑफ नेशन। उसने एक कॉन्सेप्ट दिया था लेसिस फेरे का। इसका मतलब होता है लेट इट पास लेट इट फ्री, लेट इट पास लेट इट फ्री, के आज़ाद कर दो। अब ये कॉन्सेप्ट, ये स्लोगन क्यों लगाया गया कि लोग ये कहते थे कि गवर्नमेंट की इंटरवेंशन नहीं होनी चाहिए, इंडिविजुअलिटी के एक इंसान जो है उसकी वर्थ होनी चाहिए रादर देन स्टेट की या ग्रुप्स की या अथॉरिटीज की। तो इसको इंडिविजुअलिज्म भी बोलते हैं, इसको लिबरलिज्म भी बोलते हैं। तो लेसस फेरे 1775 कॉन्सेप्ट जब इमर्ज हुआ 18th सेंचुरी 19th सेंचुरी में, थोड़ा सा प्रमोट होता गया, वुमेन राइट्स की तरफ भी बात जाती गई, इंडिविजुअल राइट्स की तरफ भी बात जाती गई। तो फिर होती है वर्ल्ड वॉर 1 इन द सेकेंड डेकेड ऑफ 20th सेंचुरी। अब जब वर्ल्ड वॉर 1 होती है तो मैस डिस्ट्रक्शन होती है, लोगों के जो सोर्सेज ऑफ इनकम हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, गवर्नमेंट्स इतना सफ़र करती हैं, उसमें इतना सफ़र करती हैं कि उनके पास बजट के लिए रिसोर्सेज नहीं रहते हैं। तो उस वक्त फिर एक नोशन स्टार्ट होती है कि गवर्नमेंट्स ये सोचती हैं कि गवर्नमेंट का रोल जो है उसे बढ़ाया जाए। अब ये जो लाइन मैं आगे बोलूंगा, ये लाइन आपके पॉलिटिकल साइंस में भी काम आएगी और पब्लिक एड में भी काम आएगी। रोल ऑफ गवर्नमेंट एज द प्राइम मूवर, कि आपके कंट्री में जो कुछ भी मूव होगा, जो कुछ भी होगा, उस उसका प्राइमरी सोर्स गवर्नमेंट होगी। रोल ऑफ गवर्नमेंट एज द प्राइम मूवर। और इसके अंदर क्या क्या चीजें थी, क्योंकि उस वक्त हालात बहुत खराब थे। तो सबसे पहली बात थी कि रोल ऑफ गवर्नमेंट एज डिस्ट्रीब्यूटर। अब डिस्ट्रीब्यूटर क्या है कि वो गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करे। जिस तरह हम देखते हैं फ्लड्स आते हैं, अर्थक्वेक्स आते हैं, गवर्नमेंट डिफरेंट रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो एक तरह से हम इसको वेलफेयर भी कह सकते हैं, वेलफेयर, ठीक है। रोल ऑफ गवर्नमेंट एज अ वेलफेयर एंटिटी। दूसरे नंबर पे रेगुलेटर। रेगुलेटर का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज जो मैनेज करती है उसको सेट ऑफ रूल्स देते हैं। जिस तरह अगर पीटीवी पे या किसी भी टीवी चैनल पे ड्रामा आता है तो उसको पहले एक सेट ऑफ रूल्स दिया जाता है कि आपने इनको वायलेट नहीं करना, इन एथिक्स को वायलेट नहीं करना। अगर आप वायलेट करेंगे तो रेगुलेटरी बॉडी है पेमरा, पेमरा उसको फाइन करेगी, उसको बैन करेगी, ठीक है। तो उसके बाद रोल ऑफ गवर्नमेंट एज अ मैनेजर, के रिसोर्स वो खुद एक्वायर करें, खुद उसको डिस्ट्रीब्यूट करें और खुद उसको कैटेगराइज करें। अदर देन दैट, ऑर्गेनाइजर, कोई भी एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी, खास तौर पे गवर्नमेंट का रोल इकोनॉमिक एक्टिविटी में भी इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है तो उसका मेन ऑर्गेनाइजर जो होना चाहिए वो गवर्नमेंट होनी चाहिए। जिस तरह अगर अनएम्प्लॉयमेंट है पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा, तो ऑर्गेनाइजर फॉर द या प्रोवाइडर फॉर द जॉब्स जो है वो गवर्नमेंट को होना चाहिए। तो लेसस फेरे, हमने ये देखा कि एक कॉन्सेप्ट था इंडिविजुअलिज्म का, जिनका नारा था, जिनका स्लोगन था लेट इट फ्री लेट इट पास, कि गवर्नमेंट की किसी चीज़ में इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए, मार्केट फोर्सेस की होनी चाहिए, सप्लाई डिमांड की होनी चाहिए। फिर वर्ल्ड वॉर 1 होती है, 2 होती है, गवर्नमेंट की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि लोग खुद से चीज़ें मैनेज नहीं कर पा रहे होते और वॉर्स में लोग एक्सप्लॉइट करते हैं प्राइसेस वगैरह बढ़ा के।
तो उस टाइम पे फिर एक डिबेट शुरू हुई कि रोल ऑफ गवर्नमेंट एज अ प्राइम मूवर, कि गवर्नमेंट खुद से रेवेन्यू बनाए, खुद से डिस्ट्रीब्यूट करे, खुद से मैनेज करे, खुद से प्राइसेस फिक्स करे, खुद से चेक एंड बैलेंस करे। तो ये जी हमने देखा कि प्रैक्टिस में पब्लिक एड कैसे शुरू हुआ और थ्योरी में कैसे शुरू हुआ। ठीक है, आई होप कि ये बिल्कुल क्लियर होगा, अब किसी का और क्वेश्चन नहीं होगा। अब हम आते हैं हमारा जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसको आप लोगों ने खुद भी नरेट करना है और खुद भी आप लोगों ने मेंशन करना है ढेर सारी जगहों पे। ये मैंने एक माइंड मैप बनाया है, फ्लो चार्ट। मैंने वैसे अपने पेपर्स में ना पीएमएस में कोई माइंड मैप बनाया था, ना फ्लो चार्ट बनाया था, ना सीएसएस में बनाया था। लेकिन मेरी प्रेजेंटेशन और मेरी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी थी, तो मुझे इसलिए ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन माइंड मैप्स और फ्लो चार्ट्स बनाने इसलिए चाहिए कि एक दिन में अगर 500-600 बच्चे का पेपर चेक होता है तो हमें स्टैंड आउट करना है इन सम मैनर। तो उनका तरीका फिर ये है कि हम माइंड मैप्स बनाएं। अच्छा जी, अब इसको डिफाइन हम करने जा रहे हैं सब्जेक्ट को पॉलिटिकली और मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर में। तो हमारे पास अगर सेंटर पे देखें तो ये है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या होता है, सबसे पहले हम देखते हैं कि ये एक्टिव बिजनेस पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट है, कि गवर्नमेंट जिस वजह से इंप्लीमेंट करती है उसको हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। तो इसलिए इसको हम एक्शन पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट कहते हैं, कि जिस पार्ट ने एक्ट करना होता है वो एडमिनिस्ट्रेशन है। तो एक्शन पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट इज एडमिनिस्ट्रेशन। फिर हमारी गवर्नमेंट जो है वो, गवर्नमेंट और पॉलिटिशियंस कुछ डिसीजंस लेते हैं। जिस तरह लास्ट गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि मैं हम लोग एम्प्लॉयमेंट देंगे 10 लाख लोगों को। इस गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया कि हम लोग घर प्रोवाइड करेंगे। अब ये पॉलिटिशियंस ने पॉलिसी तो ऑप्ट कर ली, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट जब करना है इस थॉट को, तो उसके लिए अगेन हमें एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ती है। ठीक है। उसके बाद तीसरे नंबर पे अगर हम देखें कि अगर कहीं पे कोई चीज़ रेगुलेट नहीं हो रही, मॉनिटर नहीं हो रही, लॉ फॉलो नहीं हो रहा और उसको एनफोर्स नहीं किया जा रहा, तो वहां पे भी हम देखेंगे कि एडमिनिस्ट्रेटर्स ही आते हैं। अब इसमें जो एक और बात समझने वाली है वो ये है कि हमारी गवर्नमेंट के 3 पिलर्स होते हैं: लेजिस्लेचर, एग्जेक्टिव और जुडिशरी। लेजिस्लेचर पॉलिसी बनाएगी, एग्जेक्टिव उसको इम्प्लीमेंट करेगा और जुडिशरी उसको इंटरप्रेट करेगी, मतलब उसको उसके जो मीनिंग्स होंगे वो डिफाइन करेगी। अब इन तीनों का जो काम है वो ओवरलैप करता है अगेन विद द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। किस तरह, हम एक एग्जांपल देखते हैं कि गवर्नमेंट जो है आर्टिकल 9A के अकॉर्डिंगली कहती है कि क्लीन इन्वायरमेंट सबको मिलना चाहिए। अब क्लीन इन्वायरमेंट में वाटर भी आ जाता है, एसडीजीज भी हमारे ये कहते हैं कि वाटर की एक्सेस होनी चाहिए। तो अब लेजिस्लेशन ने आर्टिकल 9A बना दिया। हम अब जो इम्प्लीमेंटर्स थे, ब्यूरोक्रेट्स थे, एग्जेक्टिव जो होते हैं सेलेक्टेड भी होते हैं, इलेक्टेड भी होते हैं, पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स ये दोनों होते हैं। इन्होंने कोशिश की, इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, फिर क्या करना पड़ा, जुडिशरी को इसको इंटरप्रेट करके जुडिशियल रिव्यू लेना पड़ा। और उन्होंने क्या किया फिर कि डैम्स के लिए फंड इकट्ठा करना शुरू कर दिया। तो इस तरह ये जो केस स्टडी है हमें बताती है कि किस तरह एग्जेक्टिव, जुडिशरी और लेजिस्लेचर एडमिनिस्ट्रेटिव काम करते हैं। ठीक है, एक ब्यूरोक्रेट जो होता है वो पहले इम्प्लीमेंटर होता है, फिर स्ट्रेटेजी मेकर होता है, फिर पॉलिसी मेकर होता है। तो इन अ सेंस वो एग्जीक्यूशन में भी होता है, लेजिस्लेशन में भी होता है और इंटरप्रिटेशन में भी होता है। अच्छा, अब पॉलिसी, हमें यहाँ से ये पता लगता है कि गवर्नमेंट कोई भी जो डिसीजन लेता है उसको हम पॉलिसी कहते हैं। और ये सारे लोग मिलजुल के कोऑपरेटिव एफर्ट करते हैं फॉर व्हाट, फॉर द वेलफेयर ऑफ द पब्लिक और फॉर द नेशनल इंटरेस्ट। तो ये जी माइंड मैप इस तरह हमने देखा कि किस किस चीज़ों को डिफाइन करता है, किस किस क्या क्या चीज़ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एनकम्पास होती है। अब दो डेफिनेशंस हैं जिसको जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं उनकी भी जब सीएसए में ट्रेनिंग्स होती हैं या उनकी प्रमोशनल ट्रेनिंग्स होती हैं, तो वहाँ पे उनको जो दो बातें बताई जाती हैं पब्लिक एड के बारे में। सबसे पहली बात यह है कि पब्लिक एड मल्टी डिसिप्लिनरी है। इसमें पॉलिटिकल साइंस भी है, सोशियोलॉजी भी है। पॉलिटिकल साइंस किस तरह है, पॉलिटिक्स के साथ डील करता है। सोशियोलॉजी कॉन्फ्लिक्ट्स के साथ डील करता है, पब्लिक और सोशल फैब्रिक के साथ डील करता है। सोर्सेज ऑफ इकोनॉमी के साथ डील करता है, इन्फ्लेशन के साथ डील करता है, अनएम्प्लॉयमेंट के साथ डील करता है, साइकोलॉजी के साथ डील करता है, जिस तरह पब्लिक ओपिनियन किस तरह शेप होगा, पब्लिक पैसिफाई या काम किस तरह होगी। और स्टेट के अपने रूल्स ऑफ बिजनेस होते हैं और वो प्राइवेट बिजनेस के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करती है।
तो हमें यहाँ से पहली बात ये पब्लिक एड के बारे में पता लगती है कि उसकी डेफिनेशन जब हमने लिखनी है तो हमने ये कहना है कि पब्लिक एड इज अ मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट। अब उसके सेकंड डेफिनेशन पे हम आते हैं, सेकंड एलिमेंट पे आते हैं। सेकंड एलिमेंट क्या है? वो फर्स्ट से ही डिराइव हो रहा है, और वो क्या है कि यूज ऑफ मैनेजेरियल, पॉलिटिकल, लीगल theories एंड प्रोसेसेस टू फुलफिल द गोल्स ऑफ द गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट का गोल हमेशा, कोई भी जितनी मर्जी बुरी गवर्नमेंट हो जाए, उसका रोल और गोल एक ही होता है कि वेलफेयर ऑफ द पब्लिक, के लोगों की भलाई और फलाह। तो ये जी हमारे पास एक प्राइमरीली बेसिक डेफिनेशन आ गई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की। अब यहाँ पे डायग्राम्स बनी हुई हैं। आप डायग्राम्स ना भी बनाएं, आप सिर्फ गवर्नमेंट लिखते हैं, इंस्टीट्यूशन लिखते हैं, सिटीजन्स लिखते हैं, तो ये तीनों के तीनों जो एलिमेंट्स हैं ये एक लूप में एक दूसरे के लिए काम करते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को डायरेक्ट करती है, इंस्टीट्यूशंस इंप्लीमेंट करते हैं, सिटीजन्स फिर फीडबैक देते हैं गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट फिर अकॉर्डिंगली पॉलिसी को या किसी भी डिसीजन को मोल्ड कर लेता है। अब हम आते हैं थोड़ी सी टेक्निकल डेफिनेशंस की तरफ। वुड्रो विल्सन की सबसे पहले देखते हैं। वुड्रो विल्सन को फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है। अमेरिकन प्रेसिडेंट था, मैन ऑफ पीस था। इसके एसएस से ही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट हुई 1918 में। इसको फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है। ठीक है, उसके मुताबिक ये था कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डिटेल्ड एंड सिस्टमेटिक एप्लीकेशन ऑफ लॉ है, कि जो आपका लॉ होता है या जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जब आप उसको इम्प्लीमेंट करते हैं इन अ सिस्टमेटिक, ऑर्गेनाइज्ड और डिटेल्ड मैनर में, तो उस सारे प्रोसेस को, उस सारे स्ट्रक्चर्स को हम लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। दूसरी, ये डेफिनेशन सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि वुड्रो विल्सन एक बड़ा ऑथेंटिक रेफरेंस है, और वुड्रो विल्सन ही फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। सेकंड जो है वो एल डी वाइट है, अमेरिकन हिस्टोरियन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर था ये। इसकी स्पेशलाइजेशन थी, इसको बार बार हम आगे जाके इसका काम भी देखेंगे कि ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इसकी क्या कंट्रीब्यूशन थी, और मॉडर्न में हम उसको किस तरह इससे चीज़ें ड्राइव करते हैं। तो उसकी डेफिनेशन सिंपल सी है कि गवर्नमेंट के वो सारे ऑपरेशंस जो गवर्नमेंट के पर्पसेस के लिए कैरी आउट हम करते हैं, वो मिल के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बनाते हैं। इससे भी अगर आसान लफ्ज़ों में कहूँ, कि अथॉरिटी या पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव एक पॉलिसी बना के उसको जब इम्प्लीमेंट करवा के, फुलफिल करवा के, इवेलुएट करवाते हैं, तो ये पॉलिसी मेकिंग से इम्प्लीमेंटेशन तक जो प्रोसेस है उसको हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। अब ये जी हमारे पास हमने देख लिया कि हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। उसमें लिटरल मीनिंग देखे हैं हमने, उसकी हिस्ट्री देखी है, उसकी थ्योरी देखी है कि कब एज अ सब्जेक्ट ये इमर्ज हुआ, और उसके बाद कौन सी चीज़ें इसको डिफाइन करती हैं। जो चीज़ें इसको डिफाइन करती हैं वही इसका स्कोप भी होगा, लेकिन हम स्कोप दोबारा भी करेंगे। और तीन ही इसके एलिमेंट्स हैं मेजरली, के गवर्नमेंट, इंस्टीट्यूशन एंड सिटीजन्स, ये मेन स्टेक होल्डर्स हैं। स्टेक होल्डर्स उनको कहते हैं कि जो पार्टी होते हैं किसी भी प्रोसेस में, किसी भी काम के अंदर जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं, उनको स्टेक होल्डर्स हम कह देते हैं। अच्छा, फिर हमने ये दो डेफिनेशंस की, और दो डेफिनेशन से अब हम ये देखते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो एक डिसीजन लेती है जिसको हम पॉलिसी कहते हैं। ठीक है, ब्यूरोक्रेट्स या एडमिनिस्ट्रेशन उसको इम्प्लीमेंट करती है, और इम्प्लीमेंट करके वो सिटीजन्स तक जाती है बात। सिटीजन्स को उससे फायदा होता है या नुकसान होता है, वो सिटीजन फिर से फीडबैक देते हैं गवर्नमेंट को। ठीक है, तो ये लूप है, इसके अंदर जितने प्रोसेसेस हैं, जितनी स्ट्रक्चर्स हैं, जितनी पॉलिसीज हैं, जितने स्टेक होल्डर्स हैं, ये सारे के सारे मिलके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की फील्ड बनाते हैं। अब हम आते हैं की टर्मिनोलॉजीज पे, जो टर्मिनोलॉजीज हमारी थ्रू आउट द कोर्स यूज होंगी। सबसे पहली उसमें है गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट जो है उसको सिंपली प्रोसेस ऑफ गवर्नेंस कहा जाता है, गवर्निंग कहा जाता है, और गवर्नेंस जो है एक लैटिन वर्ड था, गवर्नेर, उससे ये निकला है, जिसका मतलब होता है टू स्टेयर समथिंग। टू स्टेयर का मतलब क्या है कि जिस तरह हम लोग गाड़ी में बैठते हैं या बाइक पे बैठते हैं, तो हमें माइंड में पता होता है हमने जाना किस तरफ है, लेकिन उसको प्रैक्टिकली हम इम्प्लीमेंट करते हैं बाय स्टेयरिंग और बाय द स्टेयरिंग व्हील। तो इसी तरह गवर्नेंस एक प्रोसेस है, गवर्नमेंट जो है उससे रिलेटेड जो प्रोसेस है वो गवर्नेंस है, और गवर्नेंस का मतलब है टू स्टेयर समथिंग। अगर हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या पॉलिटिकल साइंस की टर्मिनोलॉजीज में इसको डिफाइन करें, तो सिंपली इसका मतलब है कि पावर को यूज करना
और वो पावर कौन देता है? आपका कॉन्स्टिट्यूशन या आपका लॉ। पावर हमेशा डिराइव होती है फ्रॉम द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और द लॉ और द कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन। उस पावर को यूज करके जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन लेजिस्लेशन ने दी है, हम मींस मेथड्स और वो सारे पैटर्न्स ऑप्ट करें जिसके थ्रू हम सोसाइटी के रिसोर्सेज को मैनेज कर सकें। तो इस सारे पार्ट को हम गवर्नमेंट कहते हैं। अब इसको रीड कर लेते हैं। इट इज द यूज ऑफ पावर derived फ्रॉम लॉ दैट इज मेड और अप्रूव्ड बाय द लेजिस्लेचर। इट इज मीन्स मेथड्स मैनर और सिस्टम ऑफ गवर्निंग सोसाइटी एंड ऑर्गेनाइजेशन। ये यूनिवर्सली इसकी डेफिनेशन है। और जो आपका है स्टैनफोर्ड एनसाइक्लोपीडिया ऑफ पॉलिटिक्स एंड फिलोसफी, ये डेफिनेशन मैंने वहां से ली है। उसके बाद हम देखते हैं कि पाकिस्तान में गवर्नमेंट को पावर कौन सा लॉ देता है। तो आर्टिकल 90 to 99 जो है, इसको हम बोलते हैं रूल्स ऑफ बिजनेस फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973। रूल्स ऑफ बिजनेस कि हमने जो बिजनेस का मतलब सिर्फ इकोनॉमी नहीं होता, कोई भी चीज़ को ऑपरेट भी जब हमने करना होता है वो भी बिजनेस होता है। जिस तरह हम किसी से पूछते हैं व्हाट्स योर बिजनेस है, या आपका यहाँ पे क्या काम है। तो जो गवर्नमेंट का सारा काम और पावर्स हैं वो डिफाइन होती हैं फ्रॉम आर्टिकल 90 to 99। ये आप याद रख लेंगे, एमसीक्यूज में भी काम आएगा और आपको कोट करने में भी काम आएगा। तो ये आर्टिकल 90 to 99 हमें बताते हैं कि किस इदारे की क्या पावर है, उसमें किस तरह सेपरेशन ऑफ पावर मेंशन होती है, उसने सोसाइटी के लिए काम करना है तो उसके क्या प्रोसेसेस हैं। तो ये जी हमारे पास गवर्नमेंट आ गया, और उससे रिलेटेड हमारे पास जो आर्टिकल्स हैं गवर्नमेंट के कॉन्स्टिट्यूशन के, वो आ गए हमारे पास। नेक्स्ट जो हमारे पास सेकंड टर्मिनोलॉजी है दैट इज़ वेरी बेसिक, मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट क्या होता है कि अगर इसको हर चीज़ को आपने रिलेट करना होता है अपनी लाइफ के साथ, बेसिक बेसिक एग्जांपल्स के साथ, फिर उसको हमने करना होता है थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाके। जिस तरह अगर किसी के पास लिमिटेड सोर्सेज ऑफ इनकम है और उसका दिल कर रहा है कि वो घूम फिर के आए, तो होता क्या है। सॉरी, 1 मिनट दीजिएगा, मुझे अजान हो रही है।
अच्छा जी, रिज्यूम करते हैं, अजान हो गई है। और इससे पहले कि हम नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी पे जाएं, कुछ क्वेश्चंस हैं बड़े बेसिक बेसिक। बच्चे, मैं सोर्सेज जो हैं वो ग्रुप में शेयर कर दूंगा, जो आप लोगों को रिक्वायर्ड हैं। और वोंट यू बिलीव कि मेरा बैकग्राउंड नहीं था जब मैंने अटैम्प्ट दी थी, और मेरे पास इसके नोट्स भी नहीं थे। नोट्स मैंने बनाए बाद में, क्योंकि जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे कंसिस्टेंटली इसमें अच्छा स्कोर आ रहा है, तो आफ्टर दैट फिर मैंने डिजिटल नोट्स ही बनाना शुरू किए थे। पहला सवाल ये था कि नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे या नहीं किए जाएंगे, तो डेली क्लास नोट्स तो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। यू नीड नॉट टू वरी अबाउट दैट। जो बुक्स होंगी, दूसरा सवाल वो ये है कि जो बुक्स हैं वो मैं आपको उनके नाम और उनके जो लिंक्स हैं शॉर्ट फॉर्म में, वो मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, लेकिन कल सुबह तक। आफ्टर दैट एक क्वेश्चन है हमारे पास कि अगर बैकग्राउंड नहीं है तो 65 स्कोर आप कर सकते हैं, तो बहुत इजीली कर सकते हैं। उसकी रीज़न ये है कि 20 मार्क्स के जो एमसीक्यूज़ हैं वो तो आते ही पास्ट पेपर से हैं। और वो कहाँ से करने होते हैं? सीएसएस मुकाबला ऐप है और बहुत सारी दूसरी ऐप्स हैं जिनके ऊपर एमसीक्यूज़ 2000 से लेके 2025 तक पड़े हुए हैं। ठीक है, तो सीएसएस मुकाबला ऐप, सीएसएस मुकाबला ऐप। अच्छा जी, थर्ड क्वेश्चन आता है कि आप इस सब्जेक्ट में कर सकते हैं, स्कोर वाकई कर सकते हैं। वो किस तरह कर सकते हैं कि आपको थेरी सारी मैं कराऊंगा, केस स्टडीज़ मैं करवाऊंगा आप लोगों को, और आफ्टर दैट फिर हम लोग मॉक भी कंडक्ट कर लेंगे, 2 या 3। तो उसमें फिर हम इसको एनालाइज कर लेंगे। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें जो भी चीज़ हम पढ़ेंगे वो आप डेली न्यूज़पेपर में पढ़ेंगे, और साथ में आप उसको डिफरेंट सब्जेक्ट्स में भी पढ़ रहे होंगे। ठीक है, अगर आप खुद से पढ़ें तो आपको मुश्किल ज़रूर होती है, और इस सबको होती है, एक वक्त पे सबको मुश्किल होती है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। जो हमने करना होता है वो ये करना होता है कि हमने रेजिलिएंट रहना होता है, कंसिस्टेंट रहना होता है। और देखें, एनालिसिस की जहाँ तक बात है, लास्ट क्वेश्चन अभी ये मैं एड्रेस करूँगा, क्योंकि टाइम हमारे पास बड़ा लिमिटेड सा होता है, 1.5 घंटा होता है, तो उसमें सारे कुछ कवर नहीं हो सकता। वो ये बात है कि सिलेबस में पूरा आप लोगों को ऑलमोस्ट कवर करवाऊंगा, सारे पास्ट पेपर के क्वेश्चंस में आप लोगों को कवर करवाऊंगा। इनिशियली 16 लेक्चर्स थे, फिर सर उस्मान से हमारी बात हुई, तो हमने ये डिसाइड किया कि जब तक सिलेबस कवर नहीं होगा हम ये लेक्चर्स को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। अब जो एनालिसिस की बात है, वो एनालिसिस कब कैसे आता है, एनालिसिस करने का तरीका क्या होता है? एनालिसिस करने का तरीका ये होता है, आप किसी चीज़ के पॉजिटिव्स भी देखें, नेगेटिव्स भी देखें, और फिर उसके बाद अपना ओपिनियन दें ऑन द बेसिस ऑफ थेरी, ऑन द बेसिस ऑफ थेरी एंड सम अदर एकेडमिक थिंग्स। तो इस तरह एनालिसिस आपका बन जाता है। तो इसके बाद जब आपके पास नॉलेज होगा तो ऑब्वियसली आप इसमें स्कोर भी कर लेंगे। और बच्चे, बार बार सेम क्वेश्चन ना करें। मैंने ये कहा है कि बुक्स में ग्रुप में शेयर कर दूंगा या कम्युनिटी में शेयर कर दूंगा। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल भी लो स्कोरिंग सब्जेक्ट नहीं है, और सब्जेक्ट कोई भी हिट हो सकता है। देखें, पॉलिटिकल साइंस हमेशा से बड़ा अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट था, लेकिन पिछले 3 साल से उसमें टॉप जो हो रहा है वो 110 120 पे हो रहा है, और जो एवरेज मार्क्स हैं वो 90 आ रहे हैं, 100 आ रहे हैं। तो अगर तो फिल्टर लगे या हिट हो कोई सब्जेक्ट, तब तो मसला होता है, अदरवाइज ये लो स्कोरिंग सब्जेक्ट बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आई होप कि मैंने सबके क्वेश्चंस एड्रेस कर दिए होंगे। किसी का अगर रह गया हो तो लास्ट पे 10 मिनट या 5 मिनट में मैं वक्त दूंगा, तो आप अनम्यूट करके अपने आप को पूछ लीजिएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास जो डेफिनेशन है वो है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट हम सुनते जा रहे हैं, हमेशा से सुनते आ रहे हैं कि किसी कंपनी की मैनेजमेंट होती है, गवर्नमेंट की मैनेजमेंट होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। तो मैनेजमेंट को सादा लफ्ज़ों में अगर मैं बताऊं, कि हमारे बड़े फैसला करते हैं कोई, जिस तरह लेट्स सपोज कि हम बहुत सारे बच्चों के वालिदैन ने फैसला किया कि वो सीएसएस करेंगे, तो आप लोग जो हैं फिर मैनेजमेंट का पार्ट बन गए। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने ऑपरेशंस कैरी आउट करने हैं, आप लोगों ने सीएसएस पढ़ना है और उसको देना है। तो जिन्होंने फैसला किया, दे आर द एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने आपको डायरेक्शन दी, और जो उस पर एक्ट कर रहे हैं, दे आर द मैनेजमेंट। तो बेसिक एग्जांपल क्या हुई कि आपके वालिदैन जो हैं वो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, और हम लोग जो हैं या आप लोग जो हैं वो मैनेजमेंट हैं। फॉर्मली इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, क्या है कि मैनेजमेंट इज मोर अबाउट एग्जीक्यूटिंग प्लान्स। प्लान्स को एग्जीक्यूट करते हैं, कि जो प्लान बना होता है उसको कैरी आउट करते हैं, रिसोर्सेज को मैनेज करते हैं। क्यों? ताकि जो हमारे गोल्स बने हैं, उनको, जो प्री डिफाइंड गोल्स हैं, उनको हम ऑपरेशनल लेवल पे अचीव कर सकें। एडमिनिस्ट्रेशन को हम देखते हैं कि वो डायरेक्ट करती है, एडमिनिस्ट्रेशन हमेशा गोल बनाती है, पॉलिसीज बनाती है, और उसके बाद फ्रेमवर्क देती है कि आपने अपने मैनेजमेंट में किस किस तरह क्या क्या करना है। जिस तरह अगर मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि आप लोगों ने स्कोर किस तरह करना है, तो ये मैं आप लोगों को डायरेक्शन दे रहा हूँ, लेकिन इवेंचुअली स्कोर आप लोगों ने खुद ही लेना। तो आई होप कि इस एग्जांपल के साथ एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट का जो डिफरेंस है वो आपको हमेशा याद रहेगा। और पीएमएस और सीएसएस के इंटरव्यूज में ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हर बार ये सवाल पूछा जाता है कि एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट का डिफरेंस बताएं।
तो बी प्रिपेयर्ड, आप में से बहुत सारे लोग जो हैं वो इंटरव्यू तक भी जाएंगे। तो तब शायद ये एग्जाम्पल आप लोगों को याद रखने में भी आसानी दे और आप लोगों को याद भी रह जाए। फर्दर, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी हम लोग पढ़ते तो हैं, सुनते तो हैं, बाय द पीपल फॉर द पीपल, इस तरह की चीज़ें सुनते हैं, लेकिन असल में क्या है कि जब भी हम डेमोक्रेसी या स्टेट की बात, सॉरी, स्टेट या गवर्नमेंट की बात करते हैं तो उनका एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है। पाकिस्तान में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, ठीक है। ब्रिटिश में डेमोक्रेसी एग्जिस्ट करती है, लेकिन उसके ऊपर जो हेड है वो मोनार्की का है। अब इसको हम देखते हैं कि ये कहाँ से निकला है, ये वर्ड कहाँ से निकला है। वैसे मैंने आपसे ये कहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट का डिफरेंस इन दोनों का, और ये बात मैंने इसलिए स्पेसिफिकली मेंशन की है कि शुरू में पब्लिक एड की जो भी बुक ले लें उसके शुरू में एक ही बात लिखी होती है कि एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट को इंटरचेंजेबली यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये इंटरव्यू में पूछा जाता है बार 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 बार। तो आई होप कि अब क्लियर होगा। हम डेमोक्रेसी कर रहे थे, ग्रीक वर्ड है डेमोस, जिस तरह डेमोग्राफी होती है, उसका मतलब है पीपल। क्रेट्स मीन होता है अथॉरिटी, ठीक है, अथॉरिटी ऑफ द पीपल, अथॉरिटी बाय द पीपल। जो मैं बात अभी करने लगा हूँ ये आपके सी एस एस पी एम एस के जर्नी में सबसे इंपॉर्टेंट बात है। पहले भी बहुत सारे लोगों ने की होगी, लेकिन मुझे जिस चीज़ ने हेल्प आउट किया वो ये थी कि कोई भी जब वर्ड होता है, कोई भी जब फिनोमेना होता है, तो उसके साथ एसोसिएटेड कुछ वर्ड्स होते हैं। जिस तरह डेमोक्रेसी जब भी कहीं पे भी आ जाए, कहीं पे भी आ जाए डेमोक्रेसी का वर्ड, तो आपके माइंड में ऑटोमेटिकली ये तीन वर्ड आने चाहिए। इंडिविजुअलिज्म, कि हर इंसान मैटर करता है, हर इंसान का ओपिनियन जो है दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर द स्टेट, फॉर द रिप्रेजेंटेटिव्स एंड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन। सेकंड नंबर पे एवरी वन इज इक्वल। थर्ड नंबर पे लिबर्टी टू लाइफ, टू स्पीक, टू एंजॉय एवरीथिंग विच स्टेट गारंटीज। तो आपके पास जब भी डेमोक्रेसी आए तो आपके माइंड में ये तीन लफ्ज आने चाहिए। इसी तरह अगर मैं बोलूं, ग्लोबलाइजेशन का वर्ड बोलूं, तो मेरे माइंड में नेचुरली दो वर्ड्स आते हैं। वो क्या है? इंटरकनेक्टेडनेस, इंटरडिपेंडेंट, ठीक है। मैं प्राइवेटाइजेशन की बात करूं तो उसमें मेरे प्राइवेट सेक्टर मेरे माइंड में आता है और प्राइवेट इकोनॉमिक एक्टिविटी आती है मेरे माइंड में। तो कोई भी चीज़ याद रखने का सबसे आसान तरीका होता है उसके साथ एसोसिएशन करें। तो डेमोक्रेसी जब भी आए तो आपके माइंड में इंडिविजुअलिज्म, इक्वालिटी और लिबर्टी आना चाहिए। तो ये जो थी हमारी, ये तो डेमोक्रेसी को हमने डिफाइन कर दिया। फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हम बार 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 एक लफ्ज़ पढ़ेंगे, ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है कि एक स्ट्रक्चर होता है और एक फ्रेमवर्क होता है, उसको एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए क्रिएट किया जाता है ताकि वो गोल्स अचीव कर सके। जिस तरह पंजाब में पॉवर्टी को, ये केस स्टडी और एग्जांपल्स हैं, ये आप लोग खुद से अपने पास लिख सकते हो। पंजाब में पॉवर्टी एलिवेशंस के लिए, पॉवर्टी इरेडिकेशन के लिए, पॉवर्टी को ख़त्म करने के लिए पंजाब सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी बनाई गई, ठीक है। उसका एक हायरार्की और स्ट्रक्चर बनाया गया, उसको लॉस दिए गए, उसको फ्रेमवर्क दिए गए, और उसका गोल एक ही है कि जो पंजाब है वहाँ से गुर्बत को ख़त्म किया जाए। तो पंजाब सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी इटसेल्फ एक ऑर्गेनाइजेशन है। फिर जब भी प्रोसेस का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में नाम होगा और पॉलिटिकल साइंस में नाम होगा, या जो ये वर्ड यूज़ होगा कहीं पे, तो इसका मतलब है एक सिस्टमेटिक मैकेनिज्म। सिस्टमेटिक मैकेनिज्म क्या होता है? जो वेल रिसर्च्ड हो, वेल प्लान्ड हो, वेल ऑर्गेनाइज्ड हो, टू कंप्लीट एन एक्टिविटी। जिस तरह अगर मैंने जिस तरह पहले बात की कि गुर्बत को ख़त्म करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनी, अब उसने प्रोसेस क्या लिया? उसने प्रोसेस लिया फंडिंग का, डोनेशंस का, और उसको भी जिस तरह लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना था, उसके भी पैटर्न्स बनाए। तो प्रोसेस हमेशा याद रखना है कि एक सिस्टमैटिक मैकेनिज्म है। देन पब्लिक पॉलिसी। पब्लिक पॉलिसी बड़ा आसान लफ्ज़ों में अगर मैं ये बताऊं तो डिसीजन ऑफ द लेजिस्लेटर्स, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटर्स, कि उन्होंने एक फैसला किया कि हमने लोगों के लिए ये करना है, वो पब्लिक पॉलिसी है। A course of action adopted by the government to address public issues और achieve specific goals। इसकी सबसे प्राइम एग्जांपल क्या है कि आप लोगों ने न्यूज़पेपर में 5-6 दिन पहले देखा होगा कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने नेशनल एआई पॉलिसी दी है। अब उसने पॉलिसी दी है, क्यों दी है? वो एक पॉलिसी, एक कोर्स ऑफ एक्शन है टू अवॉइड द इशू ऑफ मैल प्रैक्टिसेस, आइडेंटिटी थेफ्ट, फिशिंग और बाकी सारे जितने भी एआई के मसाइल हैं, उनको टैकल करने के लिए उन्होंने एक कोर्स ऑफ एक्शन चूज किया और उसके फिर कुछ गोल्स रखे हैं। उस डॉक्यूमेंट को हम पब्लिक पॉलिसी कहते हैं। हमारी एजुकेशन पॉलिसी है, हमारी प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी है, हमारी स्पेस पॉलिसी है, और इसी तरह एआई पॉलिसी है, डिजिटल पॉलिसी है। तो ये एग्जांपल्स आप अपने पास अपने नोट्स में लिखते रहें ताकि फिर कल को कोड करने में आसानी हो। फिर हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं अकाउंटेबिलिटी का।
दो चीजें होती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। आप पे आपसे कोई ये नहीं पूछेगा कि आपने सीएसएस आपका क्यों नहीं हुआ, वो आप खुद से पूछेंगे, क्योंकि आप आंसरेबल हैं टू योर सेल्फ एंड योर फैमिली टू सम एक्सटेंट। इसी तरह जो पब्लिक ऑफिशियल्स हैं ना, पब्लिक, एक कॉन्सेप्ट अभी से क्लियर कर लें कि पब्लिक ऑफिशियल्स की अकाउंटेबिलिटी टू फोल्ड होती है। एक तो उनको कॉन्स्टिट्यूशन को जवाब देना पड़ता है, दूसरा उन्हें पब्लिक को जवाब देना पड़ता है। कि एक पब्लिक ऑफिशियल ने फंड्स यूज किए हैं, तो अगर तो उसने बाय द बुक, बाय द कॉन्स्टिट्यूशन यूज नहीं किए, तो उसके ऊपर इंक्वायरी बैठ जाएगी। दूसरे नंबर पे, अगर फंड्स पब्लिक की तरफ से आए हैं, चैरिटी से आए हैं, या इवन गवर्नमेंट ने भी दिए हैं, तो कोई भी बंदा पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में, सिटीजन पोर्टल पे, ओम्बड्समैन में उस ऑफिसर से सवाल कर सकता है कि ये फंड्स आपके पास कहाँ से आए थे और आपने कहाँ पे यूज़ किए। तो अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है टू आंसर समबॉडी। ठीक है, द फिनोमेना ऑफ आंसरिंग टू समबॉडी। और ये अकाउंटेबिलिटी हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आती है। जिस पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती वो अकाउंटेबल भी नहीं होता। देन रिपीटेडली एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस का कॉन्सेप्ट आना है रिपीटेडली। एफिशिएंसी का मतलब होता है कि मिनिमम रिसोर्सेज लगा के मैक्सिमम आउटपुट करें। मिनिमम रिसोर्सेज, मैक्सिमम आउटपुट। ये प्राइवेट सेक्टर का कॉन्सेप्ट है एफिशिएंसी, कि बहुत स्पीड से बहुत कम पैसों में जितने ज़्यादा हम लोग रिजल्ट्स डिराइव कर सकते हैं वो कर लें। तो ऑप्टिमल यूज ऑफ रिसोर्सेज टू अचीव पब्लिक गुड्स विद मिनिमल वेस्ट। तो वही बात कि इनपुट मिनिमम, आउटपुट मैक्सिमम। अफेक्टिवनेस जो होता है ये मेजरली गवर्नमेंट के साथ एसोसिएटेड होता है, गवर्नमेंट सेक्टर के साथ। इसका मतलब क्या होता है कि अगर गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी बनाई है, तो उसके आउटकम्स किस हद तक अचीव हुए हैं। जिस तरह अगर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम था या एहसास प्रोग्राम था, तो उसने किस हद तक गुर्बत ख़त्म की है। तो ये इफेक्टिवनेस है। इसको एक तरह से और भी हम देख सकते हैं कि एफिशिएंसी ये कहती है कि हमें उन जगहों पे रोड्स बनाने चाहिए जहां पे लोगों की मूवमेंट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अफेक्टिवनेस हमें ये कहती है कि सिर्फ हमें उस जगह पे नहीं रोड्स बनाने चाहिए जहाँ पे लोगों की मूवमेंट ज़्यादा है, बल्कि उस जगह पे भी होनी चाहिए जहाँ पे लोगों की एक्सेस नहीं है, जिस तरह स्वात हो गया या बहुत सारे और नॉर्दर्न एरियाज हो गए, बलूचिस्तान हो गया। तो गवर्नमेंट को कलेक्टिवली सबके लिए काम करना पड़ता है, और पॉलिसी आउटकम्स जो फायदा है वो सबको इक्वली मिलना चाहिए, ना कि पर्टिकुलर सेट ऑफ पीपल को। फिर उसके बाद आता है पब्लिक इंटरेस्ट, मेरा और आपका इंटरेस्ट, कि मैं या आप लोग मिल के अपने लिए एक चीज़ एस्पायर करते हैं, या हमारे माँ बाप एस्पायर करते हैं हमारे बच्चों का फ्यूचर अच्छा हो, उनको अच्छी एजुकेशन मिले, उनको उनको लाइफ जो है, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो बेहतर हो। और ये बात अगर आप देखेंगे तो अक्रॉस द पाकिस्तान सेम होगी, हर माँ बाप यही चाहेगा। तो पब्लिक इंटरेस्ट क्या हुआ, यहाँ से हमने डिड्यूस किया कि पब्लिक इंटरेस्ट का मतलब है कि लोग जो अपने लिए चाहते हैं, तो कलेक्टिव वेलफेयर और द बेनिफिट ऑफ जनरल पब्लिक दैट गाइड्स एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस। सही है। तो आई होप ये भी क्लियर होगा। फिर पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन है, इसको सिंपल सिंपल लफ्ज़ों में इसका मतलब ये है कि प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट पुटिंग पॉलिसीज एंड प्लान्स इनटू एक्शन थ्रू प्रोग्राम एंड सर्विसेज। कि एक पॉलिसी हमने बना ली, एक फैसला कर लिया, अब उस फैसले को इम्प्लीमेंट करना है तो इसको हम पॉलिसी इंप्लीमेंट कहते हैं, उसको कैरी आउट करना है तो उसको हम पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन कहते हैं। पब्लिक मैनेजमेंट हमने पहले पढ़ा है, टू मैनेज द अफेयर्स ऑफ द पब्लिक, द एप्लीकेशन ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, कि इसमें अकाउंटिंग भी है, फाइनेंस भी है, इकोनॉमिक्स भी है। उनको पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन के साथ अगर हम मर्ज करें और उसके थ्रू पब्लिक को मैनेज करें और सर्विस डिलीवरी इंश्योर करें, तो ये पब्लिक मैनेजमेंट है। ये बस थोड़ी सी और टर्मिनोलॉजीज हैं, उसके बाद हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे चले जाएंगे। पब्लिक सर्विस। पब्लिक सर्विस क्योंकि हम सारे एस्पायर करते हैं, गवर्नमेंट सर्विस भी इसको कहा जाता है। कि कोई भी काम जब गवर्नमेंट परफॉर्म करे, या गवर्नमेंट एम्प्लॉयज या गवर्नमेंट एजेंसीज अथॉरिटीज परफॉर्म करें, तो और उसका पर्पस यही होना चाहिए कि लोगों का फायदा हो, तो उसको हम पब्लिक सर्विस कहते हैं। फिर स्टेक होल्डर एंगेजमेंट। कोई सी भी एक्टिविटी में जो पार्टिसिपेंट होते हैं उसको हम स्टेक होल्डर कहते हैं। जिस तरह अभी जो हम एक्टिविटी कर रहे हैं इसमें स्टेक होल्डर कौन है, टीचर्स भी स्टेक होल्डर हैं, जो ऑर्गेनाइजर हैं वो भी स्टेक होल्डर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं वो भी स्टेक होल्डर्स हैं। ठीक है। और एक अच्छी पॉलिसी के लिए आप लोगों के माइंड में पहले ये बात होनी चाहिए कि हर स्टेक होल्डर को इन्वॉल्व करना है। हमारे घरों में भी जब फैसले होते हैं तो हम लोग ये चाहते हैं, जब जैसे जैसे हम बड़े हो रहे होते हैं हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे माँ बाप हमसे एटलीस्ट मशवरा करें। उस मशवरा करने वाली जो बात है उसको हम स्टेक होल्डर एंगेजमेंट कह सकते हैं। तो इसको हम फॉर्मली रीड करते हैं, इन्वॉल्विंग सिटीजन्स, ग्रुप्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। जिस तरह एक एग्जांपल देता हूं आप लोगों को, कि अगर नॉर्दर्न एरियाज में जिरगा को इनोवेट करना है हमने,
ठीक है, अगर जिरगा को इनोवेट करना है तो स्टेट उस पर डायरेक्टली ये नहीं कह सकती कि जी अब से जिरगा ऐसे बैठेगा। जिरगा में सारे मर्द होते हैं, सारे के सारे मर्द होते हैं, स्टेट डायरेक्टली ये नहीं नरेट कर सकती, कर तो सकती है, रेटा ऑफ द स्टेट होती है, ये नहीं कह सकती कि उसमें अब औरतें भी बैठेंगी। उसको ये फैसला लेना है तो उसमें उसको सिटीजन्स को भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा, जो वहाँ के लीडिंग ग्रुप्स होंगे उनको भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा, इंस्टीट्यूशंस को भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा, फिर फैसला लेना पड़ेगा। तो आई होप कि ये वाला कॉन्सेप्ट ही हमारा क्लियर है। अगर यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो 1-2 मिनट में पूछ सकते हैं, अदरवाइज फिर मैं आगे स्कोप पे चलता हूँ और उसके बाद फंक्शंस पे चलता हूँ। अच्छा जी, हम मूव फॉरवर्ड करते हैं, फिर किसी का क्वेश्चन नहीं है तो अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया है ये एसेंस है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की। अगर आपको कुछ नहीं भी आता, अगर आप ये सिर्फ टर्मिनोलॉजीज याद करके इनको यूज करना सीख लें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, पॉलिटिकल साइंस में और गवर्नेंस रिलेटेड एसेस में, तो आई आई कैन गारंटी यू कि यू विल स्कोर वेरी वेल। अब बात, कोई बच्चा कुछ कह रहा है? नहीं, ठीक है, सॉरी। अच्छा जी, हम आगे चलते हैं, स्कोप क्या है अब इसका। तो स्कोप हमें सबसे पहले पता लगा सोसाइटी है इसका, एकेडमिक्स हैं। तो पहले नंबर पे अगर हम देखें तो गवर्नमेंट सबसे बड़ा स्टेक होल्डर, और सबसे पहला स्कोप जो इनकम पास करता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का वो गवर्नमेंट और गवर्नेंस पे करता है। दूसरे नंबर पे मैनेजमेंट के लोगों पे करता है, तीसरे नंबर पे सर्विस डिलीवरी के लिए करता है। इन चीज़ों को मैं अब ज़्यादा एक्सप्लेन इसलिए नहीं करूंगा कि ऊपर हमने डिटेल में ये चीज़ें कर ली हैं। गवर्नेंस पब्लिक अफेयर्स को, मैनेजमेंट इम्प्लीमेंटेशन और रिसोर्सेज के यूटिलाइजेशन को, और सर्विस डिलीवरी जो आपने कमिट किया है वो आप डिलीवर कर रहे हैं। तो सबसे पहला स्कोप इसका ये है, जो ऊपर हम सारा कुछ पढ़ के आए हैं। दूसरे नंबर पे इसका स्कोप क्या है कि ये इंटरेक्ट करता है विद वेरियस स्टेक होल्डर्स। उनमें क्या है, गवर्नमेंट बॉडीज आ जाएंगी, एनजीओज आ जाएंगी, बिजनेसेस आ जाएंगे, बिजनेसेस में एमएनसीज, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस, आईओज, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली सबसे बड़ा स्टेक होल्डर जो है वो सिटीजन है, सबसे बड़ा इन नंबर, और जो सबसे ज्यादा वैल्यू वाला है वो भी सिटीजन है। फिर इसका स्कोप जो है वो मल्टी डिसिप्लिनरी है, इंटर डिसिप्लिनरी है, कि इन सारे सब्जेक्ट्स में को इनकम पास करेगा, ओवरलैप करेगा ये। फिर लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इवन जैसे जैसे मैं ये बोल रहा हूँ वैसे वैसे पब्लिक एड इवॉल्व हो रहा है, एक्सपैंड हो रहा है, डेली बेसिस पे इस पर रिसर्च आ रही है। क्यों आ रही है ये समझना इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह ये है कि ये सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट है जो थ्योरी में कम है और प्रैक्टिस में ज़्यादा है। ठीक है, और जैसे टेक्नोलॉजी आ रही है, पॉपुलेशन शिफ्ट आ रहा है, पॉलिटिकल चेंजेस आ रही हैं, तो वैसे वैसे ये और भी डाइवर्सिफाई होता जा रहा है। अब इसकी कुछ हम एग्जांपल्स देखते हैं इसके स्कोप को समझने के लिए। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट के इदारे और प्राइवेट सेक्टर के लोग इकट्ठे हो जाते हैं, मुख्तलिफ चीज़ों के लिए हो सकते हैं, एजुकेशन भी के लिए भी हो सकते हैं। करंटली जो सबसे बड़ी एग्जांपल है वो है क्लाइमेट। हमें क्लाइमेट फाइनेंस मिला, कुछ डिफरेंट कंट्रीज ने हमें लोन दिया, फाइनेंस किया, लोन नहीं किया, फाइनेंस किया, कि हम प्रोजेक्ट्स बनाएं ये वाले। और गवर्नमेंट के साथ उन्होंने ये कहा है कि आप पहले ये प्रोजेक्ट करें तो तब हम आपको सेकंड इंस्टॉलमेंट इशू करेंगे। तो इस तरह प्राइवेट सेक्टर से आप फंड्स लेके पब्लिक सेक्टर से डिसीजन मेकिंग करके आप क्लाइमेट को टैकल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आ रहा है। फिर पॉवर्टी एलिवेशन की मैंने आपको बार बार एग्जांपल दी। उसके बाद क्योंकि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रही है तो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस को भी अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। उसकी जो सबसे बड़ी एग्जांपल, मतलब मैंने जो अपनी आंखों से देखी है वो ये है वासा, वासा लाहौर का खास तौर पे। अब इसके अंदर कोई 2800 के से 3000 के करीब ऐसे लोग हैं जिन लोगों की बड़ी मीनियल जॉब्स हैं। मीनियल जॉब्स का मतलब ये होता है कि जिन जो बड़ी छोटी छोटी जॉब्स होती हैं, जिस तरह पंप ऑफिसर हो गया, कि उसका काम सिर्फ ये होता है कि एक स्पेसिफिक टाइम पे उसने स्विच ऑन करना है और ऑफ करना है टैंकी भरने के लिए सोसाइटीज़ की और डिफरेंट 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 जगहों की। अब वासा ने क्या किया, उन्होंने देखा कि ये डिपार्टमेंट पे इतना बड़ा बर्डन है, तो इन्होंने एक कमांड सेंटर बनाया। वहां पे इसको डिजिटलाइज किया कि कीबोर्ड से या माउस से बैठे बैठे आप किसी भी जगह पे का जो पंप है वो आप ऑन कर दें। तो इस तरह 2800 जो मीनियल जॉब्स थी जिनके कोई कंट्रीब्यूशन नहीं थी वो ख़त्म करके उन्होंने फंड्स को एक पॉजिटिव वे में एलोकेट किया। इन द सेम मैनर वासा के अलावा आबे पाक अथॉरिटी है, उन्होंने क्या किया कि अपने एम्प्लॉयज़ को बेनिफिट करने के लिए बजाय कि वो लाइनों में लगें, उन्होंने मेडिकल फैसिलिटेशन जो हेल्थ सर्विसेज हैं जितनी की जितनी वो डिजिटलाइज कर दी। कि आप पहले ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लें डॉक्टर से, वो आपको टाइम देंगे, आप जब वहाँ पे जाएंगे आपके फ़ोन पे ही टाइमर चल रहा होगा,
और फोन से बिल पे होगा और सारा कुछ इस तरह डिजिटलाइज उन्होंने कर दिया। तो दिस इज अनदर मैनर ऑफ मैनेजिंग द पब्लिक। ठीक है। तो आई होप कि ये हमने स्कोप में जो तीन बातें पढ़ी हैं कि गवर्नेंस, सर्विस डिलीवरी, दूसरे नंबर पे स्टेक होल्डर्स और इंटरडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ द सब्जेक्ट, और लास्टली जो हमने देखा कि कांस्टेंट एवोल्यूशन और एक्सपेंशन ऑफ द सब्जेक्ट है, ये तीन चीजें ही स्कोप में आती हैं। केस स्टडीज आगे भी बहुत सारी आएंगी, ढेर सारी आएंगी। आगे हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह काम करता है, उसकी बेसिक्स क्या हैं। और ये मैं आपको, आप लोगों को एक बात बता दूं कि दो नाम लिखे हुए हैं, लूथर गुलिक एंड उर्विक। ठीक है, लिंडल उर्विक। ये दो लोग थे जिन्होंने फंक्शंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बेसिस रखी थी कि इसके बगैर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नहीं बनता। अगर आपको पब्लिक एड का कुछ नहीं भी आता, तो ये जो हमने लिखा हुआ है पोस्ट कोर, ये एब्रीविएशन है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग, बजटिंग, ये इसकी एब्रीविएशन है। तो अगर आपको सिर्फ ये भी आता है और तीन चार थेरीज आती हैं, तो स्टिल यू कैन स्कोर वेरी वेल इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। क्यों? क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इससे बाहर बहुत रेयर है कि कुछ हो। तो हम शुरू करते हैं। और मुझे लगता है कि मैंने टॉपिक तो आपको तीन चार करवाने थे, लेकिन आज के लेक्चर में हम ये फंक्शंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन तक ही हमें लिमिटेड रहना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास 20 मिनट है, इसमें क्वेश्चंस भी लेने हैं मैंने एंड पे। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं कि अगर आप ये देखें तो प्लानिंग से लेके बजटिंग तक और इवेल्युएशन तक ये बड़ी वाइड रेंज ऑफ एलिमेंट्स हैं। अगर आप इसको अपने सीएसएस से भी कर लें, अलाइन कर लें, तो आप पहले प्लान करते हैं कि यार मैंने 1 साल में करना है, 2 साल में करना है। फिर आप रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करते हैं, बुक्स परचेज करते हैं, कुछ टीचर्स को ऑन बोर्ड करते हैं, फिर वो टीचर्स आपको डायरेक्ट करते हैं यार आप, या अपने खुद से कहते हैं कि दीज आर माई वीक एरियाज। फिर डिफरेंट लोगों के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, फिर उन चीज़ों को आप अपने पास रिपोर्ट करके कि मैंने ये कर लिया है और ये मेरा रहता है। अब बजटिंग कर लेते हैं या उसको एवेलुएट कर लेते हैं। इस तरह ये हमारे डेली लाइफ के प्रोसेसेस हैं सारे के सारे। आप इसको इसी तरह डायग्राम भी बना सकते हैं, आप फ्लो चार्ट भी बना सकते हैं, और खाली पोस्ट कोर भी लिख सकते हैं आप। अब हम इसको देखते हैं कि प्लानिंग क्या होता है। प्लानिंग सिंपली प्लान बनाना, ऐसे डिसीजंस लेना, ऐसी पॉलिसीज लेना जिससे हमें अपने पब्लिक गोल्स अचीव हों। जिस तरह अगर मैं ये कहूँ कि मुझे 5 साल बाद पाकिस्तान की इकोनॉमी इंप्रूव करनी है, मुझे अपना जीडीपी 2% से 4% पे लेके जाना है, तो दिस इज़ अ प्लान फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और उसमें हमने क्या किया, हम केस स्टडी देखते हैं कि अखबार आप लोगों ने ज़रूर पढ़ना है डेली, ये चीज़ें जहन में रख के। एक्सप्रेस ट्रिब्यून, जून 2025, आप रेफर भी इसी तरह करोगे अपने पेपर में कि न्यूज़पेपर में या किसी बंदे का नाम लिख दोगे या फिर अखबार का नाम लिख दोगे। उसमें एक आर्टिकल था, उस आर्टिकल का टाइटल भी यही था कि नेशनल डेवलपमेंट प्लान फॉर 2025 टिल 30। हमारा 5 साल का प्लान होता है, हमेशा आपको ये याद होना चाहिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लान जो होता है। अब इसके अंदर दो ही गोल हैं। पाकिस्तान में 50% के करीब पॉपुलेशन पॉवर्टी लाइन से नीचे जा रही है, आईएमएफ और यूएनडीपी के अकॉर्डिंगली। सॉरी। तो हमने जो अपना प्लान बनाया उसमें हमने ये सोचा है कि हमने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर्स को और ब्यूरोक्रेट्स को इस तरह यूज़ करना है और अपने फाइनेंस को इस तरह यूज़ करना है कि हमने पॉवर्टी लाइन से जो लोग नीचे जा रहे हैं उनको हमने एट लीस्ट उनको $3 $4 वो दिन डेली के कमाना शुरू करते हैं। ठीक है, पॉवर्टी की डेफिनेशन ये होती है, कोई भी बंदा अगर $2.15 या इससे कम कमा रहा है तो वो एक्यूट पुअर है। तो हमने नेशनल डेवलपमेंट प्लान में ये डिसाइड किया, प्लान बनाया कि किस तरह हमने लोगों को गुर्बत ख़त्म करनी है। और उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ किस तरह करनी है कि जो हमारे साउथ पंजाब के खास तौर पे प्रोविंसेस हैं, सॉरी सिटीज़ हैं और डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनमें से 13 डिस्ट्रिक्ट्स को हमने पहले फोकस किया क्योंकि वहाँ पे गुर्बत सबसे ज़्यादा है। तो हमारी प्रायोरिटाइजेशन किस तरह हुई कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा सफरिंग है, काम वहाँ से शुरू किया जाएगा। तो दैट्स अ वेरी गुड अप्रोच इन टर्म्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। सेकंड नंबर पे आता है, हमारे पास एक एग्जांपल है सिंगापुर की। अब सिंगापुर जो है हाईली डेवलप्ड कंट्रीज में से आता है, इसकी सैलरीज पब्लिक सर्वेंट्स प्राइवेट सेक्टर की सबसे ज़्यादा हैं, एक रोल मॉडल के तौर पे एक्ट कर रहा है ये। अब वहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ रही है बहुत ज़्यादा। तो फाइनेंशियल टाइम्स इंटरनेशनल जो है उसने एक पॉलिसी रिपोर्ट की। वो पॉलिसी क्या थी कि अर्बन प्लानिंग को हॉरिजॉन्टल की बजाय वर्टिकल कर दिया जाए, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी बनाई जाए, ताकि वहाँ पे ग्रीनरी भी आए, वहाँ का जो नेचुरल इकोसिस्टम है वो भी रिटेन रह जाए,
और लोगों को अर्बनाइजेशन की वजह से हाउसिंग और बाकी क्राइसिस ना फेस करने पड़े। तो इस तरह ये छोटी छोटी, आपने जब आप कोई भी चीज़ बताते हैं आप उसकी केस स्टडी साथ साथ मैनेज मेंशन कर रहे होते हैं। तो मैंने आपको प्लानिंग में बताया कि नेशनल डेवलपमेंट प्लान फॉर 25 to 30, और उसके अंदर पॉवर्टी है। और दूसरा मैंने आपको बताया कि फाइनेंशियल टाइम्स सिंगापुर की उन्होंने केस स्टडी दी है कि अर्बन पॉलिसी वो बना रहे हैं, इसको हॉरिजॉन्टल की बजाय वर्टिकल होना चाहिए। ठीक है। अच्छा। जी बच्चे, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि हमारे पास पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए भी तवाज़ुन के नाम से जो हमारा बोर्ड होता है ना, प्लानिंग बोर्ड होता है, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, PNDB, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड, वो ये पॉलिसीज बनाता है और इनको फिर वो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को देता है। अच्छा जी, हम आगे चलते हैं। अब अगला है हमारा ऑर्गेनाइज करना। ऑर्गेनाइज करने का मतलब क्या होता है कि मेरे पास जो रिसोर्सेज हैं, उन रिसोर्सेज में पीपल भी हो सकते हैं, ह्यूमन कैपिटल जिसे हम कहते हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है। उन रिसोर्सेज को पहले मैं देखूं मेरे पास है क्या क्या, और उससे फिर पॉसिबली देखूं कि मैं अचीव क्या क्या कर सकता हूं। जिस तरह एक बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर आप लोगों में से किसी बंदे की डिग्री पॉलिटिकल साइंस में है या किसी और सब्जेक्ट में है, तो आप लोगों के पास रिसर्च करने को, सॉरी बच्चे, जो आपका क्वेश्चन है ना वो ये है कि मैं केस स्टडीज आपको साथ साथ प्रोवाइड कर रहा हूँ, और मैं न्यूज़पेपर भी मैंने मेंशन किया हुआ है, मैंने पॉलिसी का नाम भी आपको मेंशन किया हुआ है, तो केस स्टडीज मैं साथ साथ प्रोवाइड करूंगा। सॉरी, मैं बात ये कर रहा था कि ऑर्गेनाइजेशन में अगर किसी बच्चे की डिग्री है पॉलिटिकल साइंस में, तो वो देखेगा मैंने ऑलरेडी इस पे इतना इन्वेस्ट किया हुआ है, तो अब मैं इसको क्यों ना यूज़ करूं। तो आप एज अ सब्जेक्ट उसे चूज कर लेते हो। किसी ने टाउन प्लानिंग इकोनॉमिक्स पढ़ा है तो वो उसको एज अ सब्जेक्ट ऑप्ट कर लेता है। इन द सेम मैनर गवर्नमेंट देखती है उसके पास रिसोर्सेज कितने हैं। रिसोर्सेज में ह्यूमन कैपिटल देखती है, अपना फाइनेंस देखती है और इंफ्रास्ट्रक्चर देखती है। ठीक है, फिर इनको डेवलपमेंटल बजट में पुट करती है और अपने पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए यूज कर लेती है। अब ऑर्गेनाइज करने के लिए अपनी लाइफ को या अपनी गवर्नमेंट को सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपके पास आपकी चीज़ों की इन्वेंट्री होनी चाहिए। इन्वेंट्री से मुराद ये है कि लिस्ट होनी चाहिए आपके पास है क्या क्या और वो कहाँ पे यूज़ हो सकता है। पाकिस्तान की जो बैलेंस शीट थी, बैलेंस शीट से मुराद ये है कि उसके एक्सपेंस और इनकम से रिलेटेड जितनी चीज़ें थी वो अभी रिसेंटली बनी है, उससे पहले थी नहीं। ठीक है, तो आपके पास जब वो है ही नहीं, कि आपके पास जब सारा डेटा नहीं है, डेटा बेस नहीं है, तो आप किस तरह कोई एक्शन ले सकते हैं। तो आपको ऑर्गेनाइज करना होता है चीज़ों को। ये नोट्स आप लोगों को मिल जाएंगे, इस पर परेशान ना हो आप लोग। इसकी केस स्टडी हम देखते हैं। केस स्टडी में आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि FBI टैक्स सिस्टम को रीस्ट्रक्चर करना चाह रहा है। अब रीस्ट्रक्चर किस तरह करना चाह रहा है कि FBI जो है वो सोली बॉडी है, किस चीज़ की बॉडी है, फेडरल बॉडी है जो कि टैक्स कलेक्ट करती है। वैसे पाकिस्तान में मोर देन 65 ऐसी एजेंसीज हैं जो कि टैक्स कलेक्शन के लिए बनी है, लेकिन उन सब में प्रोमिनेंट जो है वो FBI है। अब हम देखते हैं कि FBI ने लास्ट ईयर 17 ट्रिलियन रुपीस जो है वो कलेक्ट कर लिए, और उसे पता लगा कि पाकिस्तान का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा था है। तो अब वो क्या कर रहा है, वो डिपार्टमेंट्स को बजाय कि वो ओवरलैप करें उनको रीऑर्गेनाइज कर रहा है, और रीऑर्गेनाइज करके स्ट्रीमलाइन कर रहा है। जिस तरह जो कमर्शियल मार्केट्स हैं उनको कोई और डिपार्टमेंट देखता है, जो आपके इनफॉर्मल इकोनॉमी है उसको कोई और डिपार्टमेंट देख रहा है। इस तरह डिफरेंट डिफरेंट लोगों को स्ट्रीमलाइन करके अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज इस तरह किया जा रहा है कि टैक्स बेस हमारी मैक्सिमम हो जाए। इन द सेम मैनर अगर आप देखें कि US हेल्थ डिपार्टमेंट, आपको पता है US में हमेशा से हेल्थ क्राइसिस हैं, किसी भी प्रेसिडेंट ने इलेक्शन जीतने हो तो हेल्थ पॉलिसी के ऊपर बात करता है और उसको चेंज कर देता है। तो 2025 में ट्रंप ने भी यही किया कि जब कोविड आया था, आप लोगों को अगर याद हो या ना हो, तो वहाँ पे उस वक्त हेल्थ क्राइसिस आए थे क्योंकि उनके पास बजट नहीं था। तो ट्रंप ने क्या किया कि इनके वर्क फ्लो, कि किस तरह उनका जो हेल्थ डिपार्टमेंट ऑपरेट करता है उसको चेंज कर दिया, उसको रीऑर्गेनाइज कर दिया, ताकि वो और इफेक्टिव हो, जस्ट इन केस ऑफ एनी अदर पैंडेमिक US उतना सफर ना करे जितना उसने पहले किया है। उसके बाद स्टाफिंग का प्रोसेस आता है। स्टाफिंग का मतलब स्टाफ रखना, सिंपल सादा लफ्जों में। इसके अंदर क्या आता है, रिक्रूटमेंट आती है, सिलेक्शन आती है और ट्रेनिंग आती है। रिक्रूटमेंट के हर किसी का अपना अपना तरीका है, हर एजेंसी के साथ लिंक्ड है। FPSC है, OTS है, NTS है, PPSC है, और ढेर सारी इस तरह की एजेंसीज हैं। अब रिक्रूटमेंट के लिए आप एग्जाम्स भी देते हैं, एग्जाम्स क्लियर करके इंटरव्यूज वगैरह होकर सिलेक्शन होती है और उसके बाद ट्रेनिंग होती है आपकी। कल या परसों आपने देखा होगा व्हाट्सएप के ऊपर एक स्लाइड्स सर्कुलेट कर रही थी जो प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने प्रेजेंट की थी। उसके अंदर सिविल सर्विसेज रिफॉर्म थी, और उसके ऊपर पूरा कमीशन बना हुआ है, एक डिलिबरेट कमेटी बनी हुई है कि वो अब ये चाह रहे हैं कि एफिशिएंसी और आउटकम्स बढ़ाने के लिए सिविल सर्विसेज को रिफॉर्म किया जाए। उसमें सिर्फ रिक्रूटमेंट नहीं है, उसके अंदर ट्रेनिंग भी चेंज होगी, सिलेक्शन भी चेंज होगी, और
बाकी सारा कुछ भी बहुत ज़्यादा चेंज होगा, ठीक है। अब इसके अलावा इंडिया में भी इसी तरह एक चीज, अच्छी चीज़ जो है, अच्छी चीज़ें मैं मेंशन करूंगा ताकि आप लोग उनको कोट कर सको एज अ कंपैरिजन अपने पेपर्स में। टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल था, उसमें इंडियन रिक्रूट जो इंडियन सिविल सर्विसेज हैं उसमें टैलेंट को इंस्पायर करने के लिए उन्होंने पराथीबू स्कीम एक इंट्रोड्यूस कराई है। पराथीबू उनकी जो पहली प्रेसिडेंट थी, फीमेल प्रेसिडेंट, उसके नाम पे। अब वो क्या कोट करता है कि ऐसे स्टूडेंट्स जो कि रिटर्न क्वालिफाई कर लें, इंटरव्यू क्लियर कर लें, उनकी अगर एलोकेशन नहीं होती तो उनको डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में रोल दिए जाएंगे ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर 10 ईयर्स, 20 ईयर्स। या वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में अगर काम नहीं करना चाहते तो उनको प्राइवेट सेक्टर की जो मेगा कंपनीज हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं और वो डिसीजन मेकिंग कर रही हैं ऑन गवर्नमेंट लेवल और प्राइवेट लेवल, वहाँ पे उनको जॉब्स दी जाएंगी। तो ये टाइम्स ऑफ इंडिया ने मेंशन किया हुआ था प्रातिभू स्कीम, ठीक है। तो ये आपकी पब्लिक सर्विस के लिए भी, क्योंकि हर साल 500 के करीब ऐसा बच्चा होता है जो सीएसएस या पीएमएस में एलोकेट नहीं होता, तो उन लोगों के लिए ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आ सकती है, क्योंकि उनका तो वेस्ट है, वो अटेम्प्ट क्लियर करके भी उनके लिए वेस्ट होता है। तो रिक्रूटमेंट में आपकी चीज़ मेंशन कर सकते हैं, या यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज में भी इसको आप मेंशन कर सकते हैं। आफ्टर दैट स्टाफिंग हो गई जी हमारी, उसके बाद अब डायरेक्ट करना है। जिस तरह मैं अगर आप लोगों को ये पढ़ा दूं उसके बाद बताऊंगा आप लोगों ने होमवर्क ये करना है, तो दैट्स मी गिविंग यू डायरेक्शंस। तो इसके अंदर पब्लिक सर्विस मोटिवेशन भी आती है कि आप दूसरों को मोटिवेट भी करते हैं, लीड भी करते हैं, सुपरवाइज भी करते हैं। तो इसमें अगर हम एग्जांपल देखें कि डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी पीडीएमए जो है, उन्होंने ट्रेनिंग्स करवाई थी लास्ट ईयर कि फ्लड रिलीफ ऑपरेशंस में ब्यूरोक्रेट्स को, खासतौर पे असिस्टेंट कमिश्नर्स और पीएसपी के जो एएसपीज होते हैं या डीएसपीज होते हैं, उनको किस तरह परफॉर्म करना है। और उसके बाद एक और चीज़ है कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर पब्लिक सेक्टर लीडरशिप प्रोग्राम्स में पब्लिक सर्विस मोटिवेशन के लिए, वहाँ पे लोग, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर बहुत ज़्यादा इन है तो लोगों को पब्लिक सेक्टर की तरफ मोटिवेशन नहीं है, तो उन्होंने पब्लिक सेक्टर मोटिवेशन के लिए और लीडरशिप के लिए, आउटकम्स को बढ़ाने के लिए वहाँ पे वो ट्रेनिंग्स रखवा रहे हैं डायरेक्टिंग के ऊपर ही खाली। देन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आती है किसी भी सर्विस में, किसी भी घर में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, होती है कोऑर्डिनेशन। अगर आपकी कम्युनिकेशन नहीं अच्छी किसी के साथ तो आप जो हैं वो हार्मोनाइज नहीं कर सकते चीज़ों को। हार्मोनाइज का मतलब होता है सबको एक पेज पे नहीं ला सकते आप, ठीक है। इंटीग्रेट नहीं कर सकते। अगर आधे बच्चे ये, अगर मेरी क्लास में एनरोल हों कोई 60 लोग, अभी 40 लोग हैं, वो 20 लोगों के साथ अगर आज वाली क्लास कम्युनिकेट ना हो या इसकी रिकॉर्डिंग उनके साथ शेयर ना हो, तो क्या इन बच्चों का लेवल और उन बच्चों का लेवल सेम हो सकता है? डेफिनेटली नो। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन जो है उसके अंदर क्या है? इंटीग्रेशन, सबको एक पेज पे लाना, हार्मोनाइज एक जैसा करना। डिफरेंट पब्लिक एजेंसीज को आप कोऑर्डिनेट करते हैं। इसकी एग्जांपल भी देता हूं मैं। जिस तरह आपकी एलडीए है, लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है। अब एलडीए जो है इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आते हैं। सुई गैस का भी एक अलहदा से डिपार्टमेंट है, वासा का एक अलहदा से डिपार्टमेंट है, साफ पानी का अलहदा से है, और इनकी रेगुलेशन का एक अलहदा से डिपार्टमेंट है। अगर सुई गैस वाले किसी डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट किए बगैर आ जाएं और वो रोड को डिग करें, पाइप्स डाल के चले जाएं, तो हमने देखा क्या होता है कि सड़कें साल हर साल वैसी की वैसी रह जाती हैं। वो नई भी बनी हो तब भी वैसी रह जाती हैं। क्यों? तो इसका मतलब क्या हुआ कि पाकिस्तान इज फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ कोऑर्डिनेशन। रीसेंट फ्लड्स, क्योंकि न्यूज़पेपर्स में थोड़ा सा फैब्रिकेट करना होता है, इसकी केस स्टडी हम देखते हैं। वैसे तो ये एलडीए वाली केस स्टडी भी आप अप्लाई कर सकते हैं हर जगह पे, लेकिन एक्सप्रेस ट्रिब्यून में एक केस स्टडी आई थी। वो क्या थी कि रीसेंट फ्लड्स जो अभी चल रहे हैं, उसमें हमें बेटर कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत थी। उसकी रीज़न क्या है कि देखें, हमारे पास रडार सिस्टम है, हमारे पास मीटियोरोलॉजिकल सिस्टम्स हैं। अब उनका क्या होता है कि हम पहले से प्रीएम्प्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कब क्या होने वाला है। लेकिन अगर वो देख के उसके बाद उसको कम्युनिकेट ना करें, कोऑर्डिनेट ना करें विद द लोकल एजेंसीज, तो उसका क्या फ़ायदा? तो फिर उसका वही होगा नुकसान जो हम देख रहे हैं कि मोर देन 1300 पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स इन द पास्ट फ्यू वीक्स इन दीज फ्लड्स। फिर हम देखते हैं कनाडा का जो हेल्थ केयर सिस्टम है, उसमें प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर की कोलैबोरेशन हुई है और कंपटीशन क्रिएट हुआ है, कोऑर्डिनेशन क्रिएट हुई है कि इतने लोग इसको कैटर कर रहे हैं, इतने लोग इस एरिया को कैटर कर रहे हैं। तो अपनी प्रायोरिटीज आप सेट करके ऑन द बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेशन आप अपने पॉलिसी गोल्स जो हैं उनको चेंज कर लें। फिर उसके बाद बजटिंग आती है, बजट बनाना। कि जिस तरह मैंने आपको पहले एग्जांपल दी थी, आप लोगों में से किसी ने टूर करना है तो सबसे पहला आप क्या काम क्या करोगे? यार इस पर खर्चा कितना आएगा, कितने दिन के लिए जाना हमने। तो आप अगर एलोकेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू सम एजेंसीज प्रोजेक्ट टू अचीव सम गोल, इसको हम बजटिंग कहते हैं, ठीक है। आप लोग कंटिन्यू करें इस सेशन को या ना करें, एक चीज़ सबके फायदे के लिए है। पाकिस्तान में एक
आता है बिजनेस रिकॉर्डर न्यूज़पेपर, ऑनलाइन भी है। हर साल जो बजट होता है उसके ये इन्फोग्राफ्स बनाते हैं कि ये हमारी इनकम है, ये हमारी एक्सपेंडिचर है, और उसको इतना सिंपल कर देते हैं। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा कि पाकिस्तान फिजिकल बजट ऑफ 25 to 26, बिजनेस रिकॉर्डर के ऊपर इसके इन्फोग्राफ्स बने होंगे। तो उसमें ये बताया कि पाकिस्तान बजट किस तरह बनाता है। जिस तरह अगर मैं आप लोगों को एग्जांपल दूं, पाकिस्तान ने अपना डेवलपमेंटल बजट 1 ट्रिलियन रखा है। पाकिस्तान की डेट सर्विसिंग जो है वो ऑलमोस्ट 9 ट्रिलियन के करीब है। ठीक है, हमारी 1 ट्रिलियन के करीब पेंशन्स हैं। तो ये बजटिंग है कि आप देखते हैं आपका एक्सपेंडिचर क्या है, उसके अकॉर्डिंगली आप बजट बनाते हैं अपना। फिर लास्ट पे आप क्या करते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं या एवेलुएशन करते हैं कि आपने प्लान किया था, बजट दिया था, कोऑर्डिनेट किया था। अब उसके रिजल्ट्स क्या है, क्या वो कॉस्ट इफेक्टिव था, क्या आउटपुट हमें जितनी चाहिए थी वो हमें मिली या नहीं मिली, जो हमने पॉलिसी बनाई क्या वो एफिशिएंट थी, क्या वो इफेक्टिव थी। आप उसको देखते हैं, वो देखा जाता है पाकिस्तान में। ये चीज़ आप सबको फ़ायदा देगी। ब्यूरोक्रेसी में भी आप लोग जाएंगे तब भी फ़ायदा देगी, नहीं भी जाएगी तब भी देंगी। हमारे यहाँ होते हैं PC 1 से लेके PC 5 तक। ये परफॉर्मेंस टाइप होते हैं, स्टेप्स होते हैं। PC 1 जो होता है वो फिजिबिलिटी रिपोर्ट होता है, जब हमने कोई काम करना होता है। PC 5 होता है उसकी इवेलुएशन। यूजुअली पाकिस्तान में PC 1 की बेसिस पे, फिजिबिलिटी बेसिस पे ही सारा कुछ हो रहा होता है। PC 5 तक जाने की नौबत नहीं आती। लेकिन ये PC 1 2 3 4 5 आपके यही प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेटिंग, फिजिबिलिटी से लेके बजटिंग से लेके एंड तक, आपकी इवेलुएशन तक, ये सारे डॉक्यूमेंट आते हैं। इसको आप कोट कर सकते हैं, ठीक है। और ये एग्जाम्पल है फ्रॉम द सिस्टम। अब हम देखते हैं वैल्यूएशन। मैंने बताया कि असेसमेंट आपने करनी है तो किस तरह करनी है। असेसमेंट के हमारे अपने इदारे भी हैं। हम थर्ड पार्टीज को भी इन्वॉल्व करते हैं, मतलब आउटसोर्स भी करते हैं। अब हम एक देखते हैं, एहसास प्रोग्राम जो है उसका पर्पस क्या था, कि लोगों को पैसे देना। और उसकी बेसिस पे उन्होंने क्या करना है, उन्होंने ये करना है कि पॉवर्टी एलिविएशन। अच्छा बच्चे, मैं ये पूरा कर लूँ फिर बजट वाला रिपीट करता हूँ। पॉवर्टी को उन्होंने ख़त्म करना था, लोगों को रोज़गार देना था एहसास प्रोग्राम के थ्रू। अब वो अरसे से चल रहा था, तो हमें पता लगा 2018-19 में इसी का ही एक एलिमेंट, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा एम्बेजलमेंट हो रही है, करप्शन हो रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी एवेल्युएशन में ये सामने आई चीज़ कि इसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, इसलिए जो डिज़ायर्ड गोल थे हमारे, जो आउटकम था वो हमारा अचीव नहीं हुआ। ठीक है, इसकी दूसरी एग्जांपल अगर हम देखें तो एक वर्ड होता है विकेड प्रॉब्लम्स। WICKED। ये पब्लिक एड के साथ रिलेटेड है, विकेड प्रॉब्लम्स। ये हम उन प्रॉब्लम्स को कहते हैं जिनका कोई सोल्यूशन नहीं होता, जो प्रोलॉन्ग्ड होती हैं, और इनको इन पे कोई कंसेंसस नहीं होता। कि जिस तरह पाकिस्तान में से अगर आपने इलिटरेसी क्राइसिस ख़त्म करना है या एजुकेशन इमरजेंसी को ख़त्म करना है, तो किस तरह करें, आप प्राइवेट सेक्टर के थ्रू करें, आप गवर्नमेंट सेक्टर के थ्रू करें, आप मदरसा सिस्टम के थ्रू करें। करप्शन जिस तरह हमेशा से चलती आ रही है, करप्शन खत्म करने का कोई एक तरीका नहीं। कोई कहता है डिजिटलाइज कर दो, कोई कहता है प्राइवेट कर दो, कोई कहता है क्या कर दो। तो ये एवेल्युएशन की सारी बातें हैं जो हम कर रहे थे। अब मैं आता हूं कि मैंने ये जो बिजनेस रिकॉर्डर न्यूज़पेपर की बात की है, आपने खाली गूगल पे जाके लिखना है की हाइलाइट्स ऑफ फिस्कल बजट ऑफ पाकिस्तान, आगे बिजनेस रिकॉर्डर लिख देना है। वहां पे क्या होगा कि आपकी इनकम कहाँ से आई है, आपकी गवर्नमेंट ने पैसे कहाँ से कमाए हैं, वो उसका उन्होंने इन्फोग्राफ चार्ट बनाया होगा, बड़ा सिंपल सा, कि जिसको आप एक ग्लांस देखेंगे आपको याद हो जाएगा। फिर इसी तरह उसके उन्होंने हमारे एक्सपेंडिचर्स बताए होंगे कि गवर्नमेंट खत्म कहाँ कहाँ पे करिए, पाई चार्ट बनाया होगा उसने। अच्छा, अब उसके बाद उसने उसकी हाइलाइट्स बताई होंगी कि हमारा जो बजट पहले लास्ट ईयर क्या था और इस साल क्या इंप्रूवमेंट हुई है। जिस तरह मिलिट्री बजट जो है वो 20% इंक्रीज हुआ है, और उसको वो रैशनलाइज करेगा कि ये होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था। ठीक है, तो ये जी हमारा आज का लेक्चर था। इसके अंदर हमने जो कवर किया, पब्लिक ऐड किया है, और उसके बाद हमने उसका स्कोप किया है, हमने पोस्ट कोर किया है, कुछ टर्मिनोलॉजीज की हैं। एक क्वेश्चन आया हुआ है, PC स्टैंड्स फॉर। PC बेसिकली प्लानिंग कमीशन फॉर्म होता है, प्लानिंग कमीशन फॉर्म। प्लानिंग कमीशन फॉर्म 1 से लेकर 5 तक होते हैं। 1 जो होता है वो फिजिबिलिटी पे होता है। अब जी हमारे पास टाइम है, 5 मिनट के करीब हैं। अगर आप लोगों ने कोई क्वेश्चन करने हैं अपने आप को अनम्यूट करके, आप वो कर लीजिए। अगर लिख के करने हैं तो वो कर लीजिए। तो ये जो नोट्स हैं ये आप लोगों को प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ओरिएंटेशन वाले भी और ये वाले भी। जी बच्चे, मैं ये आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा स्लाइड्स। और जो कुछ चीज़ें जो मैं कहता हूँ कि नोट करें, वो आप लोग नोट कर लिया करें, क्योंकि मैं सारा कुछ लिख नहीं सकता।
क्योंकि जब हम लेक्चर तैयार कर रहे होते हैं तब भी हमें सारा कुछ पता नहीं होता कि क्या एग्जाम्पल देने जा रहे हैं क्या नहीं देने जा रहे हैं। अच्छा, जो पहली बात वो ये है कि सर सारा सिलेबस कवर होगा। कुछ पार्ट जो स्किप होंगे वो क्या होंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। जिस तरह बजटिंग की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, लाइन बजटिंग, परफॉर्मेंस बजटिंग, इनको डिफाइन कर देंगे, इनको डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। हम क्वेश्चंस वो वाले कवर करेंगे इसमें कि जिस तरह पाकिस्तान की लाइन बजटिंग है उसको डिटेल में देख लेंगे। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया परफॉर्मेंस बजटिंग इंट्रोड्यूस करवा रहा है, हम उसको डिटेल में देख लेंगे। तो जो चीज़ें मैं स्किप करवाऊंगा वो इम्पॉर्टेंट नहीं होंगी, ठीक है। लेकिन उनको भी हम टच जरूर करेंगे कि जस्ट इन केस अगर उनमें से कुछ आता है तो हम ब्लैंक ना बैठे हों। फिर सेशन की जो टाइमिंग है, आज तो ओरिएंटेशन क्लास थी 4 to 5:30, लेकिन इसको हम थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, ग्रुप में पोल बना लेंगे। लेकिन होगा ये दोपहर में ही मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि उसके बाद मैं फ्री होता हूँ रात में। और एक और सवाल है कि प्रोवाइडेड मटेरियल काफ़ी होगा या नहीं होगा, तो आई कैन गारंटी यू दिस वुड बी मोर देन एनफ, ठीक है। इसके अलावा कोई और सवाल है तो पूछें। कोई आज के टॉपिक से रिलेटेड है, कोई बात समझ ना आई हो। अच्छा जी, एक और क्वेश्चन है, ये कितने दिनों में कवर होगा। ये इनिशियली तो मैंने 20 डेज रखा है, लेकिन मुझे लगता है ये 20 डेज से ज़्यादा जाएगा। 20 डेज से ज़्यादा जाएगा ये। उसकी रीज़न ये है कि हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स कवर करने होते हैं। मैं आज अगर आज चाहता तो ये देखें मेरे पास टैब्स ओपन है, मैंने न्यू पब्लिक मैनेजमेंट भी तैयार किया हुआ था, इसके अलावा 2 3 टॉपिक्स और हैं जो मैंने अपने पास रखे हुए थे। तो मैं चाहता तो मैं करवा देता, लेकिन मतलब मैं मुझे जिन लोगों ने पढ़ाया वो अच्छे लोग थे, तो वो ये कहते थे कि अच्छा उस्ताद वो नहीं होता जो आपको ABC सिखा दे, अच्छा उस्ताद वो होता है जो आप में पढ़ने का शौक डाल दे। तो मुझे ये अपने आप से बड़ी उम्मीद है कि मैं आप सब लोगों में पब्लिक एड से रिलेटेड थोड़ा सा तजस्सुस ज़रूर डाल दूंगा, ठीक है। उसके अलावा पेपर में ऐसा क्या ऐड करेंगे बाकी एस्पायरेंट से डिस्टिंग्विश करें। देखें, ये एक चीज़ नहीं होती है, मल्टीपल चीज़ें होती हैं। सबसे पहले प्रेजेंटेशन होती है, आपने आसान बनाना होता है। एक जो एग्जामिनर होता है वो 5 से 6 मिनट में सारा कुछ कवर कर रहा होता है। उसने पेपर चेक करना होता है, या मैक्सिमम 10 मिनट में कर रहा होता है, तो आपने उससे ज़बरदस्ती पढ़वाना होता है। फिर थेरीज आपने ऐड करनी होती हैं, जो मैंने ओरिएंटेशन में सारी चीज़ें बताई हैं। वो आपको जब स्लाइड्स मिलेंगी उनमें दोबारा देख लीजिएगा कि एविडेंस देना है, थेरी देनी है, लैंग्वेज अच्छी रखनी है अपनी। उसके बाद सवाल है जीपीपी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कितनी सिमिलरिटीज़ हैं। जो जीपीपी है ये आपकी पॉलिटिकल साइंस और पाकिस्तान अफेयर से ज़्यादा रिजेंबल करती है एज़ कम्पेयर टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। वो भी बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है, लेकिन वो मैं नहीं पढ़ाऊंगा, शायद कोई और पढ़ाए। और उसके अलावा एक और क्वेश्चन जो है वो ये है, रेगुलर क्लासेस जी स्टार्ट हो चुकी हैं हमारी, और कल भी हमारा सेशन होगा मोस्ट प्रोबेबली सेम टाइम पे। मैं ग्रुप में आप लोगों को अपडेट कर दूंगा कि इस टाइम पे होगा। फीडबैक जी ज़रूर मैं आप लोगों को दूंगा, मॉक के अलावा भी मैं दे दूंगा, लेकिन उसमें सिर्फ कंस्ट्रेन ये होती है, एक कंस्ट्रेन ये होती है बच्चे के, हमने अपना टाइम भी मैनेज करना होता है। तो जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा फिर मैं आपको वैसे वैसे फीडबैक प्रोवाइड करूंगा। और सब्जेक्ट आपने खुद चूज़ करना है, हम लोग सिर्फ गाइड कर सकते हैं। मैं अगर जाऊं तो मैं, मेरे पास 10 अटेम्प्ट्स भी हों तो मैं पब्लिक एड के साथ ही जाऊं। जीपीपी अगर आपको लगता है कि आप जेनेरिक चीज़ें कवर कर सकते हैं तो जेनेरिक जीपीपी ज़्यादा जेनेरिक है, कि पाकिस्तान के प्रॉब्लम्स, वर्ल्ड के प्रॉब्लम्स, पॉलिसी। सिर्फ उसमें एक इशू आता है कि उसमें पॉलिसी ज़्यादा पढ़नी पड़ती हैं। एक साल पब्लिक एड में क्वेश्चन आया था कि एजुकेशन पॉलिसी को एवेलुएट करें। तो जब आपको पॉलिसी पढ़ी पता ही नहीं होगी तो आप किस तरह उसको एवेलुएट करेंगे। तो आई होप जी मैंने सबके आंसर्स, सबके क्वेश्चंस जो हैं वो आंसर कर दिए होंगे। अगर अभी भी किसी का है तो 1 2 मिनट हैं, आप लोग पूछ लें। मेरी बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी कि आप लोग ग्रुप में जो है अपना फीडबैक ज़रूर सजेस्ट कीजिएगा, कि कोई एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट हो, कोई अगर अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो सेशन तो वहाँ पे ज़रूर बताइएगा। यहाँ वाला क्योंकि हमारा सेशन के साथ ही एंड हो जाएगा फीडबैक, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है सच। तो ग्रुप पे अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। और कोई अगर आपको लगे कि कमी हो अगर, तो उसको भी हम एड्रेस कर लेंगे। ऑनलाइन क्लासेस जो बच्चे नहीं ले सकते उनको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे। अभी भी जो लेक्चर है हमारा ये रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। तो उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कि जस्ट इन केस इफ़ यू मिस सम क्लासेस और लेक्चर्स तो वो आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ठीक है। और मेरे जो नोट्स होंगे ये मोर देन इनफ होंगे, लेकिन जो बुक्स हैं वो बुक्स, एक तो आपको वर्चुअल यूनिवर्सिटी के नोट्स हैं, उनके वीडियो लेक्चर्स भी हैं, 45 आवर्स के लेक्चर्स हैं, वो यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे।
केस स्टडीज़ के 3 घंटे के उनके अलग से लेक्चर्स हैं, वो भी आपको मिल जाएंगे वहाँ से। अदर देन दैट, रिसर्च पेपर्स जो होते हैं ना, वो सबसे इफेक्टिव होते हैं। रिसर्च पेपर से अच्छी चीज़ कोई भी नहीं है। चैट जीपीटी या जेमिनाई या ग्रॉक आप यूज़ करें, उसका फ़ायदा ज़रूर है, लेकिन सबसे जो अच्छी चीज़ है पढ़ने के लिए वो है आपके रिसर्च पेपर्स। अगर और आप उसको स्किम रीड भी अगर कर लें ना, तो आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। तो विद दैट जी, मुझे लगता है कि अब सवाल पूरे हो गए हैं हमारे, तो अब वाइंड अप करना चाहिए। कि मैं फिर भी कुछ सेकंड्स दे देता हूँ, 20-30 सेकंड आप लोग ले लें अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, क्योंकि मैं अब सारे क्वेश्चन एड्रेस कर चुका हूँ। स्लाइड्स आपको मिल जाएंगी बच्चे, उसका आप फिक्र ना करें। फॉर द टाइमिंग तो नहीं पता कि सितंबर में सेशन हम करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि देखें अगस्त तो अब ख़त्म हो रहा है, तो सितंबर तो शुरू हो गया 5 दिन बाद। जो मैं आपको नोट्स दूंगा, उसके अंदर मैंने बहुत सारी चीज़ें रिसर्च पेपर से और केस स्टडी मैंने खुद डाली होंगी। लेकिन मैं नेक्स्ट लेक्चर में एक काम करूंगा कि मैंने जहाँ से लेक्चर प्रिपेयर किया होगा, जिस सोर्स से, उसका रेफरेंस मैं आपको क्लास के एंड पे प्रोवाइड कर दिया करूंगा। ठीक है? ठीक है जी, विद दैट अल्लाह हाफिज़, खुश रहें, ख्याल रखें। आई होप आप लोगों का ये जर्नी जो है ये अच्छा हो, और ये आप लोगों के लिए बड़ा फ्रूटफुल हो इन बोथ केसेस, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। और आई प्रे कि सब लोगों के लिए जिनकी जो उम्मीदें हैं वो पूरी हों और बाहर आएँ। विद दैट जी, अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखें।